स्टार्टिंग से ही ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉपर रहा हूँ, बहुत वेरी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जैसे सभी नॉर्मल होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रेशर क्या स्टूडेंट लाइफ में होता है, क्या होता है, कोई भी आपसे पूछता है ना, गाँव का आस पड़ोस का, और भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, तो उसको है ना, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उसको ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई हमें जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ हम डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में थे तो हमारा क्या अलग ही प्रजाति थी, उन्होंने घोषित कर रखी थी ये डिप्लोमा वाले। जिंदगी में उस टाइम पर एक सीरियसली पढ़ने का दौर या शुरुआत हो चुकी थी। तब मम्मी को बताया तो मम्मी तो तभी रोली थी, मम्मी को लग गया कि अब हो जाएगा। और पिताजी को जब पता चली ना, तो पिताजी घर से आए, आगे आगे चुपचाप आके लेट गए। पिताजी उस दिन भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, मम्मी बता रही थी। तो मैं तो तब था ही नहीं, मैं तो जयपुर था। ध्यान है ना, मैंने बताया मेरे माता जी पिताजी बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो है ना उनको धार्मिक, तो वो यहीं कहीं घूमते रहते हैं, किसी मंदिर सभी, तो किसी आध्यात्मिक जगह ले जाना पड़ेगा, जैसे थाईलैंड वगैरह, इधर इधर की तरफ। इसके कंपैरिजन में अगर हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा-सा सिटी से बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है खुद के लिए, सोचने-समझने के लिए। नहीं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना आपको सेल्फ एनालिसिस कराने के लिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंपल बडी में। मैं हूं अमित सिंह, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं हमारे अपने मित्र, जो आप सभी को बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की साबित हो सकती है। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे मित्र मयंक पारसर जी का। मयंक पारसर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, अपने शो में, अपने इस चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय प्लेजर। तो मयंक जी हैं, पाराशर जी हैं, इन्हें हम प्यार से पाराशर जी कहते हैं, हमारे मित्र हैं ये। और पाराशर जी का मतलब बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, और इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। साथ ही साथ में जब प्रिपरेशन जब चल रही होती है, तो प्रिपरेशन के दौरान कुछ जो जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, उस उतार-चढ़ाव में क्या-क्या परिस्थिति आती है, उनसे संबंधित कुछ सवाल होंगे। साथ ही साथ में एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो टिप्स होती हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, बेटर वे में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम सवाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पाराशर जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा-सा आप हल्का-सा इंटरव्यू दें अपना और अपने बारे में थोड़ा-सा मित्रों को बताएँ। मना जी, मैं नाम तो, मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम मयंक पाराशर है। जी, और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ भरतपुर जिले का। भरतपुर जिले में प्रॉपर जिले में ही एक कॉलोनी है सहयोग नगर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी यहीं पर टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट फिजिकल टीचर, पीटीआई जो आपने सुना होगा, ठीक है ना। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। मेरा एक बड़ा भाई है और हम दो ही भाई हैं, मैं छोटा हूँ, सिस्टर कोई है नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो यही है, डिप्लोमा किया था 2014 में, 2017 में बीटेक की थी, और एसएससी 2016। एक्चुअली क्या, एसएससी का पैटर्न क्या है ना, वैकेंसी वो मानी जाती है जो आपने, जो जिसमें नोटिफिकेशन जिस ईयर में निकला है। तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उसका नोटिफिकेशन 2016 में निकला था। मार्च में प्री हुआ था और जुलाई में मेंस हुआ था। फाइनल रिजल्ट आया था अगले मार्च को, यानी 2017 में ये आपका प्री और मेंस हुआ है। 2018 में रिजल्ट आया है और ज्वाइनिंग भी 2018 में ही हुई है सीपीडब्ल्यूडी में। ओके, तो आपकी अभी फिलहाल सीपीडब्ल्यूडी में जॉइनिंग है, जी बिल्कुल भाई। दिल्ली में? जी बिल्कुल भाई, दिल्ली में। सीपीडब्ल्यू दिल्ली में भी जॉइनिंग है, बिल्कुल। और आपकी जो प्रिपरेशन वगैरह जो चल रही, प्रिपरेशन का जो समय था, प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो उसका जी मतलब आपने कहाँ रह कर के प्रिपरेशन की थी? प्लस आपकी प्रिपरेशन वाली जो लाइफ है, जो एक बहुत ज़बरदस्त लाइफ होती है, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी होते हैं, प्लस अप एंड डाउन्स के साथ-साथ में क्या होता है कि मज़ा भी आता है कि हम पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, ठीक है? और फिर फेल भी होना पड़ता है कि अगर पास भी होना, तो उस वाले समय के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। बना जी, मैं है ना स्टार्टिंग से ही ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉपर रहा हूँ, बहुत वेरी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जैसे सभी नॉर्मल होते हैं। जितना पढ़ लिया उतना परसेंटेज बन गई, इस बार ज्यादा पढ़ ली तो ज्यादा बन गई, इस बार नहीं पढ़े तो कम रह गई, ठीक है। 2014 में डिप्लोमा होने के बाद, आपको पता है डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है बीटेक में। एडमिशन सेकंड ईयर में मिलता है। तो हाँ, और डिप्लोमा तो मैंने किया था भरतपुर गवर्नमेंट कॉलेज से ही।
उसके बाद बीटेक में मैं चला गया जयपुर। एक कॉलेज है सीतापुरा में, आपके कॉलेज के पास YIT यागल लग के, जी जी जी। वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। ठीक है ना। अब उसके बाद 2015 स्मूथली गया, यानी 3rd 4th सेमेस्टर। ठीक है। अब 16 में 5th सेमेस्टर होने के बाद मैंने ना 6th सेमेस्टर के साथ साथ स्टार्ट कर ली थी कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी इंजीनियर्स एकेडमी, डिप्लोमा वाला बैच लगाया था। देखो सबसे बड़ा प्रेशर कहता है स्टूडेंट लाइफ में, पता है क्या होता है? कोई भी आपसे पूछता है ना, गांव का, आस पड़ोस का, और भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है, दोस्त हो क्या कर रहा है, तो उसको है ना, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उसको ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई हमें जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप उससे ये भी कहते हो मैं BA कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अच्छा तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं तैयारी कर रहा है कब से कब तक करता रहेगा, क्या चल रहा है, तो अलग तैयारी वाला सिस्टम अलग। हाँ। तो मेरे साथ ये था कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे बीटेक। कोई पूछे क्या कर रहा है, एक शब्द में जवाब देना बीटेक। तो हमको पता था 2014-15 से लेकर 17 तक हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, ज्यादा कोई छेड़ने वाला है नहीं, जो छेड़ेगा उससे क्या कह देंगे, क्या कर रहा है बीटेक। लेकिन कुछ दोस्त जिन्होंने बीटेक स्टार्ट नहीं की थी, उनके ऊपर ही प्रेशर आ चुका था। उन्होंने क्या कोचिंग लगा ली थी, मेरे से पहले ही लगा ली थी 2015 के लास्ट में, यानी अक्टूबर नवंबर में। अब उन्होंने लगा ली थी, तो कॉलेज का आपको सबको पता है बीटेक वालों का क्या रहता है। ठीक है ना। NIT IIT को छोड़ दें तो हमारे यहाँ कॉलेजों की क्या हालत है। ऐसा ही नहीं था कि वहाँ पढ़ाते नहीं थे हमारे कॉलेज में, लेकिन हम तो इतना नहीं पढ़ते थे। कुछ हम डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में थे, तो हमारा क्या अलग ही प्रजाति सी उन्होंने घोषित कर रखी थी, ये डिप्लोमा वाले आप क्या भी कर रखी होगी। तो कॉलेज इतना जाते नहीं था, तो फिर मैंने कहा क्या करें, कि मैंने चलो दोस्त, अब टारगेट था कि यार दोस्त के साथ टाइम स्पेंड होना चाहिए। तो जा रहा है कोचिंग, तो मैंने भी क्या ना दोस्त के साथ कोचिंग लगा ली। मेरे दोस्त है अंकुश कर, तो बीटेक में थे हम, वो डिप्लोमा का साथी थे मेरा। तो बीटेक में एक डिप्लोमा का साथी और था मेरा, मनीष कुमार। तो हम तीनों ने ही कोचिंग लगा ली। वो पहले से था, मैंने और मनीष ने 10 जनवरी 2016 से भाई लगा ली। उसी साल 30 या 31 जनवरी को पेपर हुआ SSC का 2015 वाला। ठीक है ना, जिसका सेंटर आया था जोधपुर। उस साल सिर्फ FM खत्म हुआ था, तब तक पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुआ था, 2-4 क्लास रह गई थी। देखा है ऐसी शौक में, ऐसा कोई वो नहीं था कि यार JEE बनना ही है। दे आए, क्योंकि हमें तो टेंशन फ्री था, 2017 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं बीटेक। ठीक है ना। तो पहले तो बीटेक होगी, तो उसके बाद ही कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। दे लिया SSC 2016 वाला, 2015 वाला सॉरी। तो उसमें ठीक लगा, रीजनिंग मेरी सही थी, है ना। और FM के जो 6-7 क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक को छोड़ के सारे लगभग बन गए थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन लायक नंबर नहीं आ रहे थे। उसमें नंबर आए थे मेरे 80, कट ऑफ गई थी 103 नंबर, 103 पॉइंट कुछ गई थी। तो जो मेरा रूम पार्टनर था अंकुश गर्ग, जिसके चक्कर में उन्होंने लगाई थी, उसका प्री निकल गया था। अच्छा, उसके बाद 2-3 महीने स्मूथली चले, 6 सेमेस्टर हुआ। जब 7 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो WRD की वैकेंसी आई थी 2016 में, JEE की। डिप्लोमा और बीटेक दोनों बेस पे आई थी। तो अब वो क्या, हम डिप्लोमा बेस पे एप्लीकेबल थे। तो जैसे लोग हमारे जो साथी थे, आप भी उस टाइम बीटेक कर रहे होंगे, तो वो लोग तैयार नहीं थे, वो क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे। तो उनका पूरा कंसंट्रेशन था कि भाई है ना, कंसंट्रेट से वो पूरे उस पे अपने बीटेक पे। तो हमारे पास क्या ना, ये था एक ऑप्शन कि भाई आप एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए आप तैयारी भी कर सकते हो, है ना। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए एलिजिबल हो, है ना। उसका क्या एक मेंटल प्रेशर रहता है इंसान के ऊपर। आज जैसे मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मैं 12th के बाद स्टार्ट करूंगा, तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे लगता है ग्रेजुएशन होगी उसके बाद मैं एलिजिबल हूँ, है ना। तो अब हमने फिर WRD के लिए सीरियसली तैयारी की। एक्चुअली क्या, हमारे जिसने हमें सपने दिखाए, भाई JEE है, JEE बनने के बाद तो ये हो जाएगा, हम ये खरीद लेंगे, हम ये खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, घूम। तो उन सपनों को लेके फिर तैयारी स्टार्ट हुई WRD के लिए। और एक्चुअली साथ में रहते थे जो, वो भी तैयारी मतलब अच्छी सीरियसली कर रहा था, वो SSC मेंस की तैयारी कर रहा था, है ना। तो टेक्निकल की तैयारी इसकी हुई रही थी साथ में, और इधर से WRD की वैकेंसी भी आ चुकी थी। यानी
जिंदगी में उस टाइम पर एक सीरियसली पढ़ने का दौर या शुरुआत हो चुकी थी। एक तो हम पढ़ते रहे थे बचपन से, LKG UKG 10th 12th सारे कुछ हो गए थे, इन 10th 12th इतनी सीरियसली नहीं हुए थे जितना उस टाइम में पहली बार सीरियसली हुआ। भाई अब इस बार तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। राजस्थान जी के आई थी 2-2.5 महीने जबरदस्त पढ़ाई की, वोट की पढ़ाई की, यानी देखो रात के 10 से सुबह के 5, ये मतलब पढ़ाई की। उससे पहले तो हमारा ये था कि 1 घंटे 1.5 घंटे अगर अपन कंटिन्यूसली चौड़े हो जाते थे पढ़े, मतलब है ना। रात को देखो 10 बजे से सुबह रात भर पूरे कंटिन्यू सुबह 5 बजे तक लगातार पढ़ाई। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे गैप ले लेते थे क्योंकि रात को क्या पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो जाती थी। हाँ जैसे दिन में तो क्या ना हमारा ध्यान भी भटक रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो चलो देख ही लें, कोई आवाज आ गई मनमोहक सी तो चलो देख ही लें। मनमोहक आवाज का क्या मतलब? मनमोहक आवाज कोई भी हो सकती है, लेकिन वही मनमोहक आवाज रात को डरावनी बन जाती है। अच्छा आह, इसलिए रात को ही पढ़ते थे, बिल्कुल। है ना। हालांकि रात को अगर बेसिकली मनमोहक आवाज आ जाए तो रात को बाहर जाने से भी डर लगता है फिर। तभी तो यार मैंने है ना, एक बताओ ना दिक्कत पता क्या है हमारे यहाँ। हम जैसे किसी को समझाते हैं ना तो कोई बहुत सीरियसली पूछता है, पहले तो लोग देखते हैं कि सफल इंसान कौन है। अच्छा ये सफल है, इसका सिलेक्शन हुआ, भैया आपने क्या किया था? यार मैं रात को है ना 10 से 5 पढ़ा था, है ना। तो उसका है ना, उसको ये सोचना चाहिए 10 से 5 पढ़ा था, यानी इन्होंने 7 घंटे की पढ़ाई की, यानी इफेक्टिव 5 से 6 घंटे डेली पढ़े होंगे। उसका ध्यान इस चीज को नहीं जाता, उसका ध्यान जाता है 10 से 5 पढ़ाई की। तो वो हाँ कोशिश करता है कि कैसे भी करके मैं 10 से 5 पढ़ूं बस, हाँ उसी 10 से 5 के स्लॉट पे सिलेक्शन होगा। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल रेगुलरली 4 से 5 घंटे आप पढ़ोगे अपने तो हिसाब से करेंगे आप आप। पढ़ लोगे। आपने हाँ, आपका कंसंट्रेट हो सकता है, आप तो दिन में ही बैठा लो, है ना। तो लोग है ना ऐसा नहीं सोचते। अब उनका ये टारगेट रहता है कि इन्होंने कही है कि 10 से 5, तो 10 पूरे दिन में कुछ भी कर लेकिन 10 से 5 किताब लेके हमको बैठना ही बैठना है। तो 10 से 5 बैठने से ही चाहे वो सिलेक्शन 10 से होते हैं, 5 उन्होंने कही थी। इफेक्टिव स्टडी चाहे हो रही हो चाहे नहीं हो रही, लेकिन वो कोशिश करते हैं इस बात को बिल्कुल। हाँ हाँ, तो बेसिकली है ना उस टाइम पर मतलब मैंने काफी अच्छी मेहनत की थी, ठीक है ना। हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अच्छा तो मतलब क्या 4-5 नंबर का डिफरेंस रह गया था। उसमें मेरे रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो गया था, और मेरे साथ कॉलेज में जो था डिप्लोमा, जिन्होंने मैंने बताया था मनीष, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। नैनीश्वरम कुछ दोनों में सिलेक्शन हो गया था। मैं बात रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। देखो यहाँ दो चीजें मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब लगभग 98% 99% स्टूडेंट्स हैं जिनको देखना पड़ता है। मतलब 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में पहला एग्जाम दिया और पहला ही क्रैक किया और एग्जाम क्लियर करके नौकरी ले ली। 1-2% ही होते हैं ऐसे। बाकी के साथ क्या होता है, 1-2 एग्जाम देते हैं, समझते हैं चीजों को और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लगभग स्टूडेंट्स को एक फीलिंग जरूर आती है, वो ये होती है कि एग्जाम में फेल होना, मतलब एग्जाम आया और फेलियर हो गए, फेल हो गए। और कई बार क्या होता है, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं, तो उस समय का जो दौर होता है, एक तो वो मन की स्थिति कि यार कितना परेशानी होती है उस समय, मतलब का जो आपका दौर था उसके बारे में बताया। प्लस अगर आप साथ में पढ़ रहे हो और आपका साथ वाला रूम पार्टनर है, आपका साथ वाला सेलेक्ट हो जाता है, तो उस केस में भी बहुत जबरदस्त वो लगता है कि यार हम साथ में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा नहीं हो पाया। तो वहाँ कैसा लगता है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। बना यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि है ना ये गलत फहमी है कि लोग है ना फेल होने के बाद डिप्रेस होते हैं। लोग फेल होने के बाद कभी डिप्रेस नहीं होते, वो कुछ बगल वाला पास होता है ना उसके बाद ज्यादा डिप्रेस होते हैं। ये हकीकत है कि ये है ना, ये लोग कहते हैं ना कि यार मैं एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल कि मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं 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 भाई, क्योंकि फेल आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप फेल हो गया पास हो गए। और जितने भी लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनको सिर्फ यही कहना, उनको ये बात बताना चाहूँ कि भाई फेल होना कोई गलत बात है ही नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही दो है, फेल या पास। अब जिस दिन पास हो जाओगे उस दिन सारे फेल को कोई पूछने वाला नहीं है। जो इंसान पास हुआ है IAS फर्स्ट रैंकर, उससे भी आप जाके पूछोगे वो कहीं ना कहीं फेल होके आया है ना। IAS हो चाहे IAS हो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं फेल होके आया, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास तो है, फेल या पास। अच्छा बेसिकली क्या ना, हम लोग इस तरीके से देखते हैं चीजों को कि यार हमारे साथ वाला पास हो गया, यार हम रह गए। और हो सकता है पेरेंट्स भी इस तरीके से उनको बोलते हो कि यार वो पास हो गया। मेरे पेरेंट्स इस मामले में बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे से कभी ये नहीं कहा कि वो पास हो। तो उनको तो ये जब पता चला कि मैं 3-4 नंबर से रहा हूँ तो उनको भी टेंशन हो गई कि यार हमारा लड़का इतने कैसे पढ़ने लग गया कि 3-4 नंबर से आया।
हाँ, इसकी तरफ क्योंकि मेरी तो बीटेक चल रही है ना भाई इस तरफ, तो मैं तो हाँ, किसी से कह नहीं रहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। वो सस्पेंस में क्या यार इतना कैसे पढ़ लिया इसने? हाँ नहीं, मैंने तो भाई मेरे तो घर वालों से ही मैंने करा कि भाई मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, आप तो मुझसे कुछ कहो मत अभी। सही तो है। यार 17 के बाद बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। तो ये तो मेरा टैलेंट है ना कि मैं कोचिंग बीटेक के साथ कर रहा हूँ। हाँ। एक बार घर वालों ने मना भी किया था कि भाई पहले बीटेक कर ले ढंग से, मैंने कहा नहीं भाई मैं मैनेज कर लूंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, है ना। तो क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ना तो मुझे पैसे भी 10 ही देने हैं बीटेक के लिए, तो इस बीच में तो कोचिंग ही हो जाएगी। सही ये है, तो सही बीटेक वाले स्टूडेंटों का अंडरस्टूड है कि आप चाहे टॉपर हो तो आप 20 दिन पढ़ोगे, आप फेलियर हो तो आप 5 दिन पढ़ोगे, और आपको बस पास होना है तो आप 10 से 12 दिन पढ़ोगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। ये तो सारे बीटेक वालों का अंडरस्टूड है, जो हमारे आसपास के कॉलेज में जिन्होंने मतलब सारे आरटीयू से हैं, उनको सबको पता है कि कितने दिन पढ़ते हैं बीटेक में सभी, चाहे टॉपर हो, है ना। तो अब भाई ये बिल्कुल तुमने सही कहा कि हालांकि मैं इस चीज से डिप्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था जितनी सीट्स हैं, और सभी को बताना चाहता हूँ भाई देखो सीट्स जितनी है सिलेक्शन उतने ही लोगों के होंगे, ना तो उससे ज्यादा होंगे ना कम होंगे। अगर उन सीट्स में अगर आपका कोई जानकार एंटर कर रहा है तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं कल वो आपके लिए काम आएगा। दूसरी चीज, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि जो आपके साथ रहता है अगर वो कर सकता है तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो, है ना। तो अब हाँ, वरना भाई मेरे जो कहते हैं ना दो प्यारे लोग या दो जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा रह रहा हूँ, एक मेरा रूम पार्टनर, एक मेरा रूम पार्टनर भी ऐसा रूम पार्टनर नहीं, 2 रूम पार्टनर होते हैं इस तरीके के, हमारा बिल्कुल ऐसे थे। जैसे अगर मैं अभी उसे फोन करके पूछूं ना भाई है ना, तो वो ये नहीं पूछेगा क्या, वो कहेगा हाँ। तो अभी भी कहूंगा ना भाई है ना, तो उसे अगर लगेगा ना कोई कॉन्फ्रेंस पे या स्पीकर, हाँ भाई तूने किया था ना ये काम, इसके लिए मैं तुझे कल बता रहा था, वो कहेगा हाँ किया था, बात ही खत्म। तो उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही मेरा दूसरा वो मेरे साथ कॉलेज भी जाता था, तो भाई उसका भी सिलेक्शन हो गया। मैं तो बहुत खुश था, हालांकि वो दोनों बहुत दुखी थे। नाम क्या थे? नाम और बता दो उनके नाम क्या थे? नाम एक का था अंकुश गर्ग जो मेरा रूम पार्टनर था, वो अभी कोटा में है डब्ल्यूआरडी में, और एक का मनीष कुमार, वो अभी श्री गंगानगर में, अच्छा, श्री करणपुर श्री गंगानगर में। तो अब भाई मेरे से बहुत लोगों ने कहा, कॉलेज गया और यार मनीष का हो गया है। अच्छा, मनीष की कॉलेज में मेरे से हमेशा परसेंटेज कम बनती थी, ठीक है ना, बीटेक में। तो कई लोगों को ये लगता है भाई हम लोग क्या ना परसेंटेज से बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, एक एग्जाम के बाद जज कर लेते हैं, परसेंटेज मेरी ज्यादा बनती है तो उन लोगों को लगता है मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ, ठीक है। तो अब मनीष का हो गया तो कई लोगों ने कहा यार मनीष का तो सिलेक्शन हो गया यार, तेरा कैसे नहीं हुआ। अच्छा, उनका क्वेश्चन तेरा कैसे नहीं हुआ। मैंने कहा यार भाई, अच्छा सब लोगों को बता दूं, जितने वैकेंसीज होती है ना उससे 10 गुना लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन लायक होते हैं, 10 से ज्यादा ही होते हैं, 10 गुने से ज्यादा। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ लिमिटेड लोगों का होता है, वो डिपेंड करता है उस दिन उन लोगों की किस्मत पर। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और मतलब वो बिल्कुल सिलेक्शन लेने लायक होते हैं, लेकिन वो उस दिन उनका दिन खराब होता है, कुछ भी समझ लो, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है। कई ऐसे होते हैं जिनके मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में सही है, टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं और ऑल ओवर बैकग्राउंड सही है स्टडी से, लेकिन जिस दिन वो पेपर देने जाते हैं या तो उस दिन उनका मूड खराब हो जाता है, किस्मत खराब होती है, पेपर सही नहीं बन पाता, पहले 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, हड़बड़ी में फिर क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये बहुत देखने को मिलता है। मतलब इंटेलिजेंसी लेवल है ना, इंटेलिजेंसी लेवल बहुत लोगों का जो सिलेक्शन होते हैं ना उससे हाई होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो अब उसमें हो सकता है कि भाई क्योंकि डब्ल्यूआरडी के पेपर में कुछ तुक्के भी चले थे, हमारे 2-4 नहीं बैठे, हमारे भाई के बैठ गए, हो गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लोगों ने यार तेरा कैसे नहीं हुआ, क्वेश्चन देखो तेरा कैसे, अब उनको मैं किस चीज से एक्सप्लेन करूंगा मेरा कैसे नहीं हुआ। अच्छा, एक मेरे दोस्त ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि यार, अच्छा मेरे घर का नाम भानु है, यार भानु वैसे सही बताना तो ये दुख तो होता होगा यार तेरे दोस्तों का। अच्छा, अब तक मुझे दुख नहीं हुआ था, लेकिन मुझे हालांकि दुख तो बाद में मैंने किया यार भाई मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं।
अच्छा, उसने ये भी कहा कि तेरे घर वाले ताने भी देते होंगे। मैं नहीं भाई, मेरे घर वाले ताने नहीं देते। ये सबसे अच्छी बात थी मेरे साथ। हालांकि है ना, मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ था, है ना, वो उसका कारण मैं कभी तुम्हें और बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, है ना। डिप्रेस थोड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि यार उस बीच में क्या ना, जब आप कहीं फेलियर होते हो ना इतनी मेहनत के बाद, तो आपको हर्ट होता है, और उस बीच में क्या आप चीजों को सीरियस लेने लग जाते हो। जैसे मैं आपको फोन कर दूं, मना मुझे एक काम है, आप मुझे मना कर दो, क्या भाई साहब मैं बिजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मैं फेलियर हुआ हूँ, आज मेरे को मना ये काम है, और आप मना करोगे ना, भैया भाई मेरे पास टाइम नहीं, तो आज मुझे फील होगी, अच्छा आज मैं फेल हो गया तो मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो ये चीज फील होने लगी कि अच्छा आज मैं फेल हूँ तो मेरे लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ये चीज फेल होने के बाद जो कहते हैं ना डिप्रेस, लोग क्या फील करने लग जाते हैं। उस टाइम पे मैंने, हो सकता मुझे लग रहा है कि शायद मैंने 10-15 दिन फील की थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 7th सेमेस्टर के लिए पढ़ता था ना, तो लाइब्रेरी में पहली बार गया था। तो जिस पेज पे मैं सुबह 12 बजे था और मैं 6 बजे लाइब्रेरी से निकला, तो 6 बजे तक मैं उसी पेज पर था, और हकीकत में मुझे उस पेज के बारे में कुछ नहीं पता कि पेज में लिख क्या रहा है उन 6 घंटे में भी। ये चीज होती है, बहुत लोगों के साथ हो जाती है। मतलब एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत ज्यादा सोचता है, तो उस सोच में फिर मतलब किताब खुली रहती है और उसको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ या चल रहा है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद पता लगता है कि मैंने 1-2 घंटे में कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, दिमाग कहीं और चल रहा था। तो उस दिन मुझे लगा कि यार थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, वैसे मैं इतनी जल्दी होता नहीं हूँ। फिर मेरे भैया आए, मेरे बुआ जी के लड़के पंकज भैया, उनका फोन आया कि यार जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, तुम आगे की तैयारी करो। मेरे दिमाग में बैठे कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उससे पहले मैंने एसएससी के बारे में कभी नहीं सोचा था, उस दिन से मैंने एसएससी के बारे में सोचना चालू किया। अब इसके बारे में कुछ सुनो, एसएससी का पेपर था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर की डेट आ रही थी उसकी, ठीक है ना। और हमारे सेमेस्टर के एग्जाम थे 28 या 29 नवंबर तक, तो सेमेस्टर के, सॉरी 31 नवंबर तक सेमेस्टर के एग्जाम थे, और 20 दिसंबर की डेट थी एसएससी की। तो हमने घर पे बोल दिया कि देखो भाई सिलेक्शन विलेक्शन की तो तुम उम्मीद रखना मत एसएससी के प्री में, तो हमारे सेमेस्टर के एग्जाम है ना, और 20 तारीख को एग्जाम है, तो क्या ही होगा 20 दिन में हम क्या पढ़ेंगे। 20 को याद था या 10 को था, कुछ ऐसा था कि क्या ही पढ़ेंगे। अब 1 तारीख को मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी, हमें पता थी एसएससी की डेट आएगी, 5 बजे की ट्रेन उठती थी, उसी दिन पेपर दे के आए थे 2 बजे। हमने कहा यार अगर इसका नोटिफिकेशन पहला आया तो 5 बजे की ट्रेन से जाके शादी अटेंड कर लें, है ना। हमने मम्मी को फोन किया, मम्मी बोली भाई तू शादी नोटिफिकेशन आया क्या नहीं है, शादी अटेंड करने मत आना, अगर आया तो फेल तो तुझे होना ही है वहाँ फ्री में। लेकिन वो शादी के ऊपर आएगी साला कि तुम शादी, पिताजी बोलेंगे ना कि बेटा तुम तो शादी में घूम रहे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कहाँ से, है ना। तो भाई अल्टीमेटली बात तो सिलेक्शन की है ना। तो हमने कहा हाँ यार शादी में नहीं जाते हैं, सिलेक्शन हो, कम से कम उनको ये तो लगे कि लड़का हमारा शादी में नहीं आया था, पढ़ाई की पास नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन लड़का शादी में, देखो शादी जोड़ी लड़के ने तो कहने के लिए हो ना। हाँ उस समय चलो नहीं गए, लेकिन यार वो खिसक गया, खिसक के जनवरी पहुंच गया। हमने कहा मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार ये और जनवरी पहुंच गया, पढ़ना पड़ेगा। अब तक तो ये था ना कि नहीं पढ़ना, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं बचा, बिल्कुल बहाना तैयार था, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब पढ़ना पड़ेगा। तो सोचा कि यार पढ़े, चलो घर वालों ने, कि मम्मी बोली कि अब बेटा पढ़, अब तो थोड़ा खिसक गया है। मैंने कहा हाँ लेकिन मम्मी इतना नहीं किसका है कि सिलेक्शन हो सके। तो वो 5-10 दिन बाद 10 तारीख को खिसक के फिर मार्च हो गई डेट। अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब, मैंने कहा यार कि हाँ, मैंने कहा अब पूरे 2.5 महीने मिल गए, अब तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। अब मम्मी का फिर से फोन आ गया, बेटा अब तो ठीक ठाक खिसक गया है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा यार ये बड़ी आफत हो गई, है ना, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस दिन उस पीरियड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, लाइक लगा कि हाँ भाई थोड़ा साथ दे रहे हैं भगवान भी, कि पेपर आगे खिसक रहा है, इसी वजह से खिसका कि हमारी तैयारी नहीं थी, तो चलो अब पढ़ लेते हैं। अच्छा मैं आपको अपना पूरा लक फैक्टर ही बताऊंगा। लोग कहते हैं कि मेहनत से सिलेक्ट, मेहनत से होते हैं नो डाउट, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन एक ऐसा ताला है ना जिसको खोलने के लिए आपको अपनी मेहनत के साथ आपकी किस्मत की चाबी होनी, 2 चाबियों से खुलेगा। मेहनत की चाबी तो आपको लगानी पड़ेगी, मेहनत की चाबी ही आपके हाथ में, किस्मत की चाबी भगवान के हाथ में, प्रभु के हाथ में। जिस दिन वो लग जाएगी उस दिन आपका ताला खुल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार कि किस्मत की चाबी आपकी लगी हो, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत की चाबी नहीं लगा रहे हो, ताला नहीं खुल रहा हो, ठीक है ना।
तो इसलिए मेहनत की तो आपको करते ही रहना है। किस्मत जिस दिन भगवान आपका साथ देंगे उस दिन हो जाएगा। तो अब ये खिसक गया था। अब उसके बाद बना भाई टाइम तब भी लिमिटेड था, है ना, क्योंकि है ना नॉलेज आदमी को, हम डिप्लोमा बेस पे थे, बीटेक हमारी ही नहीं थी, है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे, तो पढ़े थे। और WID के टाइम पे तो हमने क्वेश्चन रटे थे, कंसेप्ट तो पढ़ने अब लगे हैं लोग बाग। उस टाइम पे तो क्या था, 2015 वाला पेपर था वो पूरा गुप्तन गुप्ता से उठ के आया था। उसके बाद तो लोगों ने गुप्तन गुप्ता रटना चालू कर दिया था। उनको क्वेश्चन का मतलब नहीं पता, उनको ये पता है इसका आंसर बी था। उनको ये याद है कि यार वो है ना लेफ्ट वाले पेज पे है ये क्वेश्चन, उन्होंने इस तरीके से किताबें रट रखी थी, है ना। तो उसके बाद जब गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन आने बंद हुए तब जाके इन लोगों ने पढ़ना चालू किया कि अब तो कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो हमें तो कुछ आता नहीं था, हमने रट लिए थे WID के टाइम पर, तो ये किया था हमने। अब धीरे धीरे अब टाइम कम था तो मेरी क्या रीजनिंग अच्छी थी भाई, तो रीजनिंग को मैंने है ना, मेरा था पेपर 2 मार्च को, तो रीजनिंग को मैंने सिर्फ 15 दिन दिए थे, 15 दिन में सिर्फ पेपर सॉल्व किए थे। अच्छा, मैं सबसे ये कहना चाहूँ कि कभी भी है ना किसी की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है, स्ट्रेटजी खुद की होनी चाहिए। आप सबसे सलाह लो, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे मैंने 15 दिन रीजनिंग पढ़ी थी, उसका कारण ये था कि मुझे रीजनिंग मेरी अच्छी है। 15 दिन का मतलब है मैंने लगभग 28 से 30 घंटे पढ़ी थी उसकी, क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप ये बात बिल्कुल सही बोली है कि हमको क्या है, हम क्या गलतफहमी पाल लेते हैं कि किसी ने इंटरव्यू दिया, किसी की बढ़िया रैंक थी, अच्छी रैंक थी या सिलेक्शन हो गया और उसने कह दिया कि मैं इतने दिन ये पढ़ा था, मुझे इतने दिन ये करना है, आपको भी इतने दिन ये करना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सुन लेना चाहिए सबका कि हाँ इन्होंने इस तरह से पढ़ा था, ये चीज़ थी, उनमें जो चीज़ें आपको फिट बैठती हैं अपने हिसाब से उनमें से वो चीज़ें निकाल लो, जहाँ लगे ये मेरे लिए फिट नहीं उसको फिर बाहर करो, जो बेटर आपके लिए निकल गया उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फिर प्लान करो। जैसे बिल्कुल सही है कि 15 दिन इन्होंने अगर 15 दिन में रीजनिंग की, इसका मतलब नहीं हर बच्चा 15 दिन में कर लेगा, तो बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने। कुल मिला के है कि हर बच्चे को समझिए उसकी पावर अलग है, उसकी कमजोरियां अलग हैं, उसको अपनी वीकनेस पे काम करना है, उसको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि उसको कोई और नहीं पहचान सकता। आप उसके साथ 10 दिन रह लो, 20 दिन बात कर लो, आप उसकी वीकनेस नहीं पहचान सकते, वही पहचान सकता है। सबसे अच्छी बात भी है, सबसे बुरी बात भी है। सबसे बुरी बात ये इसलिए क्योंकि है ना हम अपनी, अच्छी बात तो ये है क्योंकि हम पहचान सकते हैं, बुरी बात इसलिए है कि हम अपनी बात कभी नहीं मानते, हम बात हमेशा दूसरे की मानते हैं, है ना। अगर दूसरा हमें हमारी गलती पकड़ के बता देगा ना तो वो उसको सुधार लेंगे, लेकिन दूसरा कभी पकड़ ही नहीं सकता। मेरी वीकनेस क्या है, आप मेरे से कितनी भी देर बात कर लो, आप नहीं बता सकते। मुझे मेरी ताकत का पता था कि भाई मेरे पास रीजनिंग है, मुझे आती, जी के मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कहीं कोई सिंपल क्वेश्चन आए और मैं उसे छोड़ के आ जाऊं, उससे बेटर है मैं थोड़ा एक बार पढ़ जाऊं। तो मैंने एक बार जीके को रिवीजन, मतलब अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक पढ़ लिया था। हिस्ट्री थोड़ी पढ़ ली, है ना, ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ ली, थोड़ी है ना बायोलॉजी पढ़ ली। ज्यादा टाइम था नहीं क्योंकि टेक्निकल के भी हमारे 12 सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल में ही हम इतने महारत ही नहीं थे अभी। तो थोड़ा बहुत मैंने टेक्निकल पढ़ के जितना आता था, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए थे मैंने। हालांकि उस टाइम के शॉर्ट नोट्स बहुत गंदे वाले थे अगर देखा जाए तो, है ना, लेकिन उस टाइम में मेरे लिए तो ठीक थे, भाई मेरे लेवल के हिसाब से मैंने बना लिए, है ना। और आदमी का किसी और से कंपटीशन होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। मेरा लेवल जैसा था मैंने बना लिए, और जितना मुझे आता था मुझे पढ़ना ही वो था, तो पढ़ के गया। अब किस्मत बताता हूँ आपको, किस्मत क्या ना, पहली बार वो ऑनलाइन पेपर हो रहा था SSC का, इससे पहले सारे ऑफलाइन हुए थे, जो मैंने दिया था वो भी ऑफलाइन हुआ था, है ना। तो पहली बार ऑनलाइन हो रहा था, तो उसमें क्या ना रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की आई थी, बहुत अच्छे लेवल की आई थी, लेंथ भी आई थी। यानी कई क्वेश्चन तो ऐसे थे कि क्वेश्चन आपको एक फ्रेम में पढ़ना पड़ रहा है, उसका आपने है ना कोई चित्र दे दिया, उसके बाद आपको मैच करने के लिए ऑप्शन में नीचे जाना पड़ रहा है, और मैच करने के लिए फिर से आपको ऊपर जाके देखना पड़ रहा है। तो मेरी पावर थी कि वो मैंने अच्छी तरीके से कर लिया, है ना। और उस टाइम पर लगभग 35 क्वेश्चन लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट किए थे, मैं 43 अटेम्प्ट करके आया था, मेरे 43 और सारे सही थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग अच्छे लेवल की आई थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। अच्छा, जीके बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी, है ना, ये मेरे लिए इसलिए अच्छी बात रही क्योंकि मैं सिर्फ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, मुझे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो भी उसमें से भी 3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि IUPAC आ रहे थे 1 तारीख के
पेपर में आए थे, मेरे दोस्त ने मुझे बता दी थी, और उसी दिन उसने पढ़ा भी दिया था IUPAC। राहुल अग्रवाल मेरा दोस्त है, जिसने 2017 में रैंक 2 लाया ऑल इंडिया में। हाँ, बताया था आपने। MBM जोधपुर से किया है। हाँ, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई IUPAC आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहे हैं तो इतना बताना कस नहीं, पढ़ा भी जा भाई, मुझे भूल भाल गया मैं तो। ब्रिलियंट माइंड था, उसने मुझे तुरंत पढ़ा दिए। तो मेरे अब 12 में से भाई 11 क्वेश्चन सही हो गए, है ना, एक क्वेश्चन गलत था। अब क्योंकि जीके का लेवल बहुत हाई था, तो जो अपना वो लेके गए थे, ईगो लेके कि यार हमने तो जीके बहुत पढ़ी है, तो हम तो 30 नंबर तो ला नहीं रहे। उन्होंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उनके गलत होके भी 12-13 नंबर उनके बने, और मेरे 11 11.5 नंबर मेरे बन गए, है ना, लगभग 11 के करीब नंबर, क्योंकि मैंने तो भाई क्वेश्चन ही बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे अधिकतर सही थे। तो जीके का लेवल बहुत अच्छा होना मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि जिनकी जीके अच्छी थी उनके भी ज्यादा अच्छे नंबर नहीं बन पाए। तो जीके में अगर सिंपल होती तो मेरे तो तब भी इतने बनने थे, मेरे ज्यादा 14 बन जाते, लेकिन लोगों के 35 बन जाते, वहां अच्छा गैप हो जाता। तो ये मैं जो आपको जो किस्मत का फैक्टर बता रहा था, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है ना। और वो थे जो आपका टेक्निकल मॉडरेट था, 55-56 मेरे नंबर उसमें बने, ठीक है ना। टोटल 110.75 मेरे नंबर थे प्री में। अच्छा, आंसर की के हिसाब से 104.75 बैठ रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें 110.75 नंबर हुए थे। कहाँ बढ़े थे फिर, तो मैं क्यों ही देखूंगा, क्या मतलब, हम तो बिल्कुल खुश थे कि भाई प्री हो गया हमारा, है ना। तो प्री हुआ था, प्री का रिजल्ट आया था जून में आया था, लगभग 6 जून को आया था, शायद 5-6 जून को आया था। अच्छा, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी जॉन टेक की, उसके बाद जॉन टेक की टेस्ट सीरीज लगाई थी। पहला पेपर था 5 जून को, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर के एग्जाम थे, है ना, 8 सेमेस्टर के एग्जाम। इस बीच में मैंने कोचिंग भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम्स की वजह से मैं पहले इंजीनियर्स अकेडमी में गया, 1-2 सब्जेक्ट ली, है ना। तगीन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब मेरे जैसे बच्चे के लिए बहुत ब्रिलियंट था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी रटा दिए थे। तो जिसकी समझ में नहीं आती उसको लिए रटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि मुझे तो भाई 8 सेमेस्टर भी संभालना था, है ना, और वो ज्यादा जरूरी लगता था उस टाइम पर। और उस टाइम पर तो ये था ना कि बीटेक होना जरूरी है। तो उन्होंने पढ़ाया था, और उन्होंने क्या ना, ईएस के प्रीवियस ईयर करा दिए थे उसमें ही, क्लास में। तो वो ज्यादा अच्छी बात रही मेरे ख्याल से। सॉइल के, आरसीसी के, स्टील के उन्होंने करा दी थी। उसके बाद मेरी क्या कोचिंग 2-3 सब्जेक्ट होने के बाद रुक गई, क्योंकि मुझे 8 सेमेस्टर देना पड़ गया, 1 महीना मेरा वहां वेस्ट हुआ, है ना। उसके बाद फिर जब मैं आया तब तो फिर रिजल्ट आ गया था, तो उसमें पास हो गए थे। तो उसके बाद मैं एक हमारे कॉलेज के टीचर के पास गया कि सर वो, है ना, प्रोजेक्ट बन रहे थे, वो बनते ही है कि भाई प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने कहा सर मेरे तो प्री निकल गया है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता थी कि उनका नहीं निकला है, मुझे नहीं पता था ये लोग भी दे रहे हैं सस्ती। मैं सोचता था ये टीचर बन चुके हैं, फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे तो अपनी कंप्यूटर है, टीचर लोग ही, उनमें से नहीं निकलाता था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई पहले बीटेक करो तब जाना है, एसएससी तो अलग बात है ना। तो नहीं, चलो ठीक है यार। अब मेरा मतलब ये था कि जो होगा, जितनी मेहनत होगी हम देखेंगे। कोई ऐसा भी नहीं थी कि भाई बहुत अच्छी तैयारी होगी हमारी, क्योंकि यार हम पहली बार दे रहा था एसएससी का मेंस। उस टाइम पर 2015 का जो मेंस हुआ था ना, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि उस पर केस अटका हुआ था, है ना। तो केस अटका होने के कारण वो लोग भी जो सेलेक्ट हो सकते थे, है ना, या सेलेक्ट होने के बाद कहीं शिफ्ट हो जाते, वो लोग शिफ्ट नहीं हो पाए। उसका बहुत फर्क रहता है ना। कई लोग थे जिन्होंने डबल सिलेक्शन लिए थे, ये लोगों को तो मैं जानता हूँ। एक की तो 2015 में ऑल इंडिया 25th रैंक थी, और एक उनकी 2016 में ऑल इंडिया 47 रैंक थी। मनीष भाई साहब है, उनको जानता हूँ, वो भी आप हमारे डिपार्टमेंट में है, मनीष सोलंकी, ठीक है। तो अब ये भी फैक्टर एक डर दे रहा था कि यार अब आप बैठ रहे हो, जो लोग सेलेक्टेड है ऑलरेडी, वो लोग भी एग्जाम देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो भाई प्री होने के बाद 5 जून से मैंने टेस्ट सीरीज लगाई जॉन टेक की, 1-2 सब्जेक्ट में पढ़ी भी थी, जॉन टेक की टेस्ट सीरीज लगाई। और पहला पेपर मुझे आज भी याद है, सोम, है ना, सोम जरूर थी उसमें, सोम टॉस वगैरह ही था।
तो फॉर्म में मेरा है ना ये SFD BMD वाला पोर्शन ठीक था। तो मैंने क्या किया ना, 26-27 तारीख को मैं फ्री हुआ था मई में, 18-19 तारीख को 20 को मैं वहां से फ्री हुए थे कॉलेज से, ठीक है। 26-27 में 1-2 दिन और प्रैक्टिकल वो बायो आया था कुछ होके, मैंने फिर क्या फॉर्म 3-4-5 दिन करी और 5 तारीख वाला टेस्ट में दे आया भाई। अब उसके बाद उसका रिजल्ट आता था अगले, जब टेस्ट होगा उस दिन आप जाके रिजल्ट देखो, ऑफलाइन रिजल्ट डाल देते थे वो लिस्ट। तो 5 तारीख का टेस्ट देने के बाद ठीक है, कोई ऐसा फील नहीं हुआ। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट वाले टेस्ट चल रहे थे, 2-2 3-3 सब्जेक्ट, उसकी तैयारी करने लग गए। 10 तारीख को भाई कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट हुआ। एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ जहां नंबर मेरे 104.75 से 110.75 हो गए, ठीक है ना, 6 नंबर यहाँ बढ़े। पहला कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था जहां मेरी एग्जाम की डेट बढ़ी, यार प्रभु साथ है। दूसरे जब ये 6 नंबर बढ़े तो लगा कि भाई अपन ठीक है ना। मेरी कुछ 982वीं रैंक थी प्री के टाइम पर, है ना। अब है ना, अब दे तो आया था मैं अब टेस्ट। अब 10 तारीख को दूसरा टेस्ट देने गए, टेस्ट देख निकले तो वो रैंक लिस्ट लगी हुई थी, देखना चालू किया, 2 लिस्ट लगी हुई थी, पहली और दूसरी। तो अपने दूसरी में नीचे से देखना चालू कर दिया, नीचे से देखते गया लिस्ट में नंबर नहीं दिखा, थोड़ी खुशी हुई। फिर देखा ऊपर जाते जाते 8-10 पे हमने छोड़ दिया, फिर से हम लिस्ट के नीचे आ गए। भैया अपना नंबर हमको नाम दिखा नहीं है। फिर देखा फिर ऊपर आते आते 7-8 पे छोड़ दिया। मैंने कहा यार हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, कुछ गलत भर गया होगा, चलो सर से बात करके आते हैं। जैसे जाने लगा तो मैं ऊपर की तरफ देख लिया, लिस्ट में ऊपर टॉप 2nd नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ, तो मैं चमक गया बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो कॉपी गलत चेक कर दी लगती है। तो उसमें मेरे नंबर थे अच्छे खासे नंबर दे रखे थे शाम को। तो वहां क्या कॉन्फिडेंस बहुत जनरेट हो गया कि यार आपने 8 सेमेस्टर आप दे के आए हो, ठीक है, आप कोचिंग ढंग से कर नहीं पाए मेंस की, आपने टेस्ट दिया और आपकी उन्हीं बच्चों में जो कोचिंग भी कर रहे हैं आपकी 2nd रैंक बन गई। तो हमने तो कहा अरे प्रभु आप तो कुछ चाहते हो इसका मतलब, चलो ठीक है। तो फिर है ना, तो वहां से कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा भी ये जो बिल्कुल भाई, राजस्थान JEE वाला जो पेपर चल रहा था ना, उसमें भी यही किया था मैंने कि बच्चों का अभी तैयारी चल रही थी, बच्चों की कोर्स वगैरह चल रहा था, तो मैंने टेस्ट पेपर बनाया। हम अपने टेस्ट पेपर बन रहे थे स्टडी विद सिविल बॉडी के, उनमें क्या था कि 120 के 120 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते थे जो पेपर में आ सकते हैं, गेस पेपर कह सकते हो आप। और कोचिंग बनते थे ना, उनमें क्या होता था कि 100 क्वेश्चन के आसपास तो इजी पेपर क्वेश्चन होते थे और 20 क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के डालते थे जिनको बच्चा कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि उनको लगे लोगों को यार टेस्ट सीरीज तगड़ी है इनकी टेस्ट सीरीज में हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा नया लेवल है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैंने अगर मैं 20 क्वेश्चन ऐसे डाल रहा हूँ जो एग्जाम में आ ही नहीं सकते हैं, बच्चों को नहीं आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन मतलब खराब है, ये कचरा है एक तरीके का। इससे बढ़िया 20 क्वेश्चन वो डालो जो एग्जाम में आ सकते हो। तो मैंने सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बच्चे जिनके अदर टेस्ट सीरीज में 90 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में वो 100 नंबर ला रहे थे। अब उनका क्या कॉन्फिडेंस डेवलप अलग है। अब यार सुनो, वही सिस्टम, उनको खुद को विश्वास नहीं हो, वो फोन कर करके बोलते कि सर हमारे 100 नंबर आ रहे हैं, सर 100 नंबर कैसे आ सकते हैं हमारे। मैंने कहा क्या बात होगी, बोले सर 100 नंबर आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज हम देते हैं अलग कोचिंग की, उसमें नहीं आते हैं सर, आपके में आ जाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, विश्वास बनाए रखो, मैंने कहा, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो एक बार। उसका रिजल्ट ये हुआ कि फाइनल जब एग्जाम हुआ तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने वो अपनी टेस्ट सीरीज से बन गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और उनके जो नंबर बन रहे थे ना यहाँ जो नंबर बनते थे ना, उसी लेवल के आसपास नंबर फाइनल एग्जाम में भी बन रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस का फायदा उनको फिर वो मिल गया। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। अरे मैं बताऊँ ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जितनी सीट्स होती हैं तो उस इंटेलिजेंसी वाले लोग है ना जो उस सीट्स में आ सकते हैं उससे 10 गुना होते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन उसका इंसान का कभी नहीं होता जो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंसी का तो गेम है ही नहीं, इंटेलिजेंट तो आपको होना ही पड़ेगा। और इंटेलिजेंट होने के बाद भी आप जैसे इंटेलिजेंट 10 गुना है सीट्स के मुकाबले, 10 गुना तो मिनिमम है ही है। तो आप तो ये मत सोचो कि मुझे इंटेलिजेंट, लोग क्या पढ़ते रहते हैं और ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़। इंटेलिजेंसी का तो गेम है ही नहीं भैया, वो तो आपको होना ही पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सोचो। तो इंटेलिजेंसी का गेम नहीं है, गेम है आप कितने एरर्स कम बनाओगे वहां जाके। एरर्स कम होते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। इसमें भी राजस्थान JEE में भी देखना, जिसने एरर कम बनाए होंगे सिलेक्शन उसका होगा।
कई लोग आते ही कहेंगे तो अरे यार ये तो मुझे आता था, ये गलत हो गया। बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये। अधिकतर 100% बच्चों के साथ होता है। हम्म। आज मैं भी दे लूं ना, तो जो मुझे आज गलत भी वो क्वेश्चन होता है जो आता हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत अच्छे से आएगा वो तो जरूर गलत होगा। तो बेसिकली पेपर ही उस चीज का है कि आप गलती कितनी कम बनाओगे। आपके इंटेलिजेंस का तो कोई मतलब ही नहीं। इंटेलिजेंस आप हो ही नहीं तो आप तो रेस में हो ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत, फिर तो गलत है, ये दिक्कत ही नहीं है भाई। 120 में से अगर आपको 60 क्वेश्चन आते ही नहीं है तो आपको दुख ही नहीं होगा फेल होने का। बिल्कुल भाई जिसके 60 नंबर आएंगे ना, दुख उसको नहीं है, दुख उसको जिसको 95 नंबर आने पर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। और सिर्फ इस वजह से कि यार ये 2 क्वेश्चन मैं कर लेता, ये आते थे और ये मेरे गलत भर गए, ये मैं वहां भूल गया, या मैं इसको ये समझ बैठा। अच्छा, जब आपको बच्चा वही एक चीज और है कि जब प्रिपरेशन का जो दौर होता है, जब हम तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, तैयारी मतलब चल रही है पूरी जोरों शोरों से हम कर रहे होते हैं, और अपनी तरफ से जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कोचिंग वगैरह चल रही है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर इस मतलब एक फैक्टर है, उसका कितना फर्क पड़ता है। एक तो होती है कि हम सही किताबें, क्योंकि देखो किताबें सबके पास मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में किताबें हैं, किताबें मार्केट में पड़ी हुई हैं, उनको तो कोई भी जाके, जिसके पास पैसे हो जाके खरीद लेगा और उनको पढ़ लेगा। सबसे बड़ा जो ये चीज समझ में आती है वो ये होती है कि हम किस समय से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका कितना फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम गलत जगह, स्टार्टिंग जो है ना, बेस जो होता है, वो बेस अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ गया तो उसको बेस को दोबारा बनाने में, रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और आप भी वैसे ही हो जैसा मैं हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, आप भी हिंदी मीडियम से हो। तो आपने जब बीटेक में एडमिशन लिया होगा, तो बीटेक में स्टार्टिंग में कितनी दिक्कतें आई थी। मतलब मेरे साथ ये था कि मैं वहां बोलता भी था लोगों को, मैं ये बोलता था कि मैंने जिंदगी में जितनी इंग्लिश पढ़ी है ना, उससे ज्यादा मैंने इंग्लिश फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, मैंने कहा। पूरा इंग्लिश में होता है सब कुछ। सही बात है ना। तो ये बेस का बहुत बड़ा वो सही बात है। हाँ, बेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मतलब ऐसा था कि अगर मेरे कॉपी को निकलवा के मैं खुद पढ़ूं ना, और उसमें अगर ग्रामेटिकल, मुझे आंसर लिखा नहीं पता क्या, मेरे पास एजेएमआर के बीच में हमको सेट करना होता था, ये बड़े बड़े उनको याद करके आए। बस हमारा टारगेट ये रहता था कि भाई उसको एजेएमआर के बीच में सेट करके उसको अंडरलाइन कर दें, सामने वाला हमारी पूरी लाइन तो पढ़े ही ना, अंडरलाइन को पढ़ ले, और समझ ले कि कुछ आता था तो नंबर दे देते हैं भाई। ये मैंने मेंस में भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बस टेक्निकल की ये अच्छी बात रहती है कि भैया आप न्यूमेरिकल में आप अपना आंसर दे के फ्री हो सकते हो कि भैया आपको इंग्लिश से क्या मतलब, मैंने आंसर दे दिया। और टेक्निकल वर्ड जो भारी भारी होते हैं ना, तो उससे हम बच जाते हैं काफी हद तक। तो हाँ, लेकिन है ना, इस चीज का बहुत है कि भैया आप कहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ का माहौल कैसा, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। मेन चीज ये भी है कि भाई आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हो वहाँ की नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो तो बेसिकली आपसे भाई हर कोचिंग का पढ़ाने का तरीका अलग है। कौन कोचिंग, हालांकि सभी कोशिश ये करती है कि सारे बच्चों को साथ लेके चलें, क्योंकि हमें भी पता है कि सारे बच्चों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम है ना। तो ये तो आपको है ना वहां जाके डेमो क्लास लेके किसी के कह देने भर से कि भाई वो कोचिंग बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। सारी कोचिंग अपनी एफर्ट्स लगाती है ना। हर कोचिंग वाला चाहता है कि मेरे यहाँ से ज्यादा सिलेक्शन हो, है ना। तो हर बच्चे को ये वहां जाके अपने देखना चाहिए कि भाई मैं सूटेबल, मेरे लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा यहाँ का माहौल, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि है ना, मेन चीज यही है कि जैसे तुमने कही कि भाई बेसिक रिबिल्ड करना पड़ेगा, रिबिल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टाइम है ना, टाइम बहुत प्रीसियस है। आदमी डिप्रेस इस वजह से नहीं होता है कि भैया फेल हो गया, फेल होके तो पास हो कल भी हो जाएगा। तो इस बीच में टाइम कंज्यूम हुआ ना, और उसमें जो लोग पंच करेंगे, वो चीज आदमी को डिप्रेस में लाती है, डिप्रेस कर देती है। तो टाइम प्रीसियस है। आप ये बताइए कि अगर आप आज की तारीख में CPWD में गवर्नमेंट इंजीनियर नहीं होते तो क्या होते थे अल्टरनेट? यार भाई, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल काम है ना। हालांकि देखो मैं बताऊँ, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो हमारा शुरू से टारगेट तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हाँ, अगर ये है कि अगर मैं CPWD में ना होता तो बेसिकली या तो किसी और डिपार्टमेंट में के लिए लग रहा होता, और अगर कहीं नहीं होता तो भाई कोई प्राइवेट ही करनी पड़ती। आपकी तरह टीचिंग लाइन में आने के लिए तो बहुत डेडिकेशन चाहिए। कोई हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं कोई और मैंने कहा कुछ इरादा सोच रखा हो कोई शेरो शायरी वाला कुछ बनने का मैंने कहा यार वो तो आज टांग खींच रहे हो, मतलब यहाँ बुला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई शेरो शायरी से पेट नहीं भरता ना। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं है हाँ, समस्या ये है ना भाई, सभी लोग इस पेट के लिए पढ़ रहे हैं। भाई ये सभी, अमित भाई, ये सभी लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं इस पेट की आग को बुझाने के लिए। बिल्कुल मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम कुछ कर रहे हो, मेरे पिताजी कुछ कर रहे हैं, आपके पिताजी कुछ कर रहे हैं। सब लोगों के पास अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे मतलब हमारी जिंदगी भर का एक हम टेंशन फ्री होकर खा पी सकें। मैंने सबका उद्देश्य तो यही है। बिल्कुल अच्छा एक एक चीज बताओ जो मैं मतलब अक्सर लोगों से पूछ लेता हूँ कि हमारा जो मतलब लाइफ चल रही होती है अभी जैसे अभी लाइफ जितनी चल रही है उसके अलावा अब जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम मतलब चाहें तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं जो हो गया वो तो हो गया लेकिन अब जो चाहें उसको हम थोड़ा बहुत रिबिल्ड कर सकते हैं जी। सवाल ये है कि जब आप लास्ट समय होगा हमारा अंतिम दौर होगा मतलब हम खत्म करके अपना जा रहे होंगे कार्यक्रम इस दुनिया से हाँ मृत्यु शैया पर होंगे तो आप क्या चाहते हो कि लोग मुझे किस तरह से याद रखें क्या मतलब उनके मन में होना चाहिए जैसे मान लीजिए अगर नाम आता है मयंक पारासर तो मयंक पारासर क्या है ये दिमाग में क्या रहना चाहिए सोसाइटी के आपके समाज के लोगों के यार बना वही है ना, मैं आपको एक बार तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही चीज पूछी है। और इस चीज के बारे में है ना हम लोग अधिकतर सोचते नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि क्योंकि आदमी अपनी जवानी में सोचता है कि वो अमर है। जैसे मुन्ना भैया थे, बिल्कुल मुन्ना भैया को लगता है कि हम तो अमर हैं। जैसे आदमी अपने जवानी के दौर में यही सोचता है, उसे बुढ़ापा आती याद आ जाती है कि हम तो अमर नहीं है। तो लेकिन जवानी में उसके दिमाग में ये रहता है कि हम अमर हैं। यार तो मेरी चाहत तो यही है ना, जैसा मेरा अब तक नेचर रहा है, हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा शरारती रहा हूँ, लेकिन नहीं वो आपकी है ना आपकी आपकी गलती नहीं शरारत में वो भरतपुर का पानी है ऐसा लेकिन है ना मैं मेरे सिलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया हूँ, है ना। तो उसकी वजह भी है क्योंकि मुझे लगता था कि साला अब सिलेक्शन हो गया, अब तुमने अगर मतलब कोई मुझे गाली दिया अगर उसको रिवर्स में गाली दे दूं तो वो मुझसे ये कहेगा अच्छा बेटा सिलेक्शन हो गया था, मैं गाली दे दी, है ना। तो उसके लिए भैया अब मुझसे भी गाली देता हूँ, दे ले आई, मेरे कौन से चुप करेंगे। तो मेरा यही है कि यार मैं अगर जाऊं तो मेरे मन में ये ना हो कि मेरे मन में कभी इस चीज का घमंड ना आए कि घमंड, मैं बताऊं ना, कई बार मैंने तो घमंड इसलिए भी नहीं आया क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली रियलाइज किया कई लोग हैं मेरे साथ कैसे जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे साथ जॉन टेक की टेस्ट सीरीज भी दी थी, है ना। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है टेस्ट सीरीज में भी हल्की फुल्की गलत को भी चेक हो जाती थी, उनका आंसर सही होते हुए गलत होता था, मेरा गलत होते हुए सही कर देते थे। वो तो बोलते थे मेरे से कि भाई मुझे ऐसा लगता है, भाई हमें मैं ऐसा लगता है कि पहले तेरी कॉपी चेक करते हैं, तेरी कॉपी को भी बेस बनाते हैं ये कॉपी 100% सही है। उसके बाद उसके बाद सभी की कॉपी चेक करते हैं। ऐसा एसएससी में भी हो गया शायद, है ना। तो मेरा तो ये है कि यार कि कभी घमंड ना आए, जैसे आप अभी कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे भगवान हमारे से भी अच्छे अच्छे काम कराता रहे, कहीं ना कहीं जिसको जरूरत हो उसके हम काम आ जाएं, बाकी और तो क्या ही चाहिए। बाकी करने वाले हम यही को बोलते हैं ना, भगवान सबको वो बनाता है, भगवान रास्ता बनाता है, भगवान बेचता है। तो भगवान कभी कभी हमें भी आजमाता रहे किसी की हेल्प करने के रूप में, बस इतना ही है। और भाई जाने के बाद तो क्या ही कौन गाली देगा कौन प्यार करेगा पता ही नहीं। अच्छी बात है तो जाने के बाद लोग ढूंढ ही लेंगे, बिल्कुल आज हमारा तो अच्छा था तो जाने के बाद कह देंगे। हमारा जीवन जीवन का मतलब यही है कि जब हम आते हैं तब हम खुद रोते हैं हम रोते हुए आते हैं ठीक है और जब हम जाते हैं तब हम अपने अपने जो लोग होते हैं उनको रोते हुए छोड़ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में अपना जीवन सिमट के रह जाता है तो अब बस वही है हाँ बस। कि हमारे हम्म। भगवान से इतनी चाहत है कि बस जब जाएं तो रोने वाले पोते हो ना हो कि उससे पहले ही चले, बस नाती पोते रहो उससे पहले ही ना चले जाएं कहीं, बस ये चाहत है। बस इतना सा है बिल्कुल 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 ये एक और भी है मतलब जैसा कि आपने भी कहा
कि समय समय पर भगवान रास्ता दिखाए कि कुछ कर पाए। यहाँ पर एक चीज क्या है, आप गौर भी की हो आपने कि हमें क्या है कि पॉइंट ऐसा समय मिलता रहता है कि जहाँ हमें ना कुछ कर पाए लोगों के लिए, मिल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे पॉइंट मिलते हैं। अगर हम हेल्प करना चाहते हैं हम हेल्प कर सकते हैं, और हम चाहें तो किनारा भी कर सकते हैं उस चीज से। तो ये भी बिल्कुल हमें बिल्कुल। आता रहता है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी वीडियो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कभी ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ आप किसी की हेल्प कर पाते हैं, तो हेल्प कर दिया करो। अगर आप कर सकते हो तो। मान लो अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये की, किस्मत की चाबी उसी से खुलती है। हाँ, ये मैंने बताया था ना, किस्मत की चाबी होती है, किस्मत ये की उसी से चाबी खुलती है। बिल्कुल खुलती है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता दूँ, पहले तो अभी का बताऊँ इंसिडेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही किसी एक मेरी जूनियर का मैसेज आया था, जम्मू से है वो, और उसकी कोई आस-पड़ोस में कोई उसकी कोई रहते हैं, पड़ोस में कोई रहती है, लड़की रहती है, वो बीटेक फर्स्ट ईयर में है अभी। वो राजस्थान में एक कॉलेज है उसमें पढ़ती है, जयपुर में, और उसके भी पिताजी की डेथ हो गई अभी 8-10 दिन पहले ही। तो वो मुझे बता रही थी कि उसको थोड़ा-सा दिक्कत है, बुक्स वगैरह उसको चाहिए, और वो अभी जयपुर से ला नहीं सकते, अभी नया एडमिशन ही लिया था उसने, फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया है, सब कुछ, पढ़ाई-वढ़ाई हो नहीं रही है कुछ भी। तो वो उसको हेल्प करना चाहती है, तो जो जूनियर है मेरी वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसको पढ़ाना चाहती है। मैंने कहा मैं बुक्स वगैरह मैं अरेंज करके मैं भिजवा दूँगा, तो टेंशन मत लेना, उस बच्ची को बोल देना कि भई परेशान ना हो, मैं भिजवा दूँगा। तो अब यहाँ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में ऐसा मौका मिलता है कुछ भी करने का, तो कर दिया करो। और दूसरी बात, ये जो किस्मत वाली पारा सर जी बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम 100% ट्रू है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, और आप चेक कर लेना, आपकी भी हेल्प होगी फिर उससे। क्योंकि ये पहले मैंने जयपुर में जब हम रहते थे तब मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ लोगों को लिफ्ट वगैरह देता था, कोई हाथ दे रहा है तो लिफ्ट दे दी, उसको छोड़ दिया बाइक से, या कुछ कुछ छोटे-मोटे काम कर दिए। तो मुझे भी उल्टा रिवर्स में मुझे मेरी मेरी हेल्प होती थी उससे। ये भी आप लोग ध्यान रखना, परोपकार की भावना रखें, आपके साथ भी अच्छा होगा, ये 100% ट्रू है, और किस्मत की चाबी बिल्कुल खुलेगी उससे। बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर, दोनों चीजों के ऊपर भरोसा रखो। आप जो कर रहे हो, मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये थी, मुझे है ना भरोसा बहुत था। मैं तो ये सोचता था जो मैंने लिख दिया वही सही है, बाकी और सबकी कॉपी तो चेक ही वहीं से होगी, और ये हकीकत नहीं हो गया था कई बार। एसएससी की मेन कॉपी में हो गया था भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, कॉन्फिडेंस हाँ इंसान में थोड़ा सही होना चाहिए, और पब्लिक स्पीकिंग वाला जो सिस्टम वो भी होना चाहिए, और वो चीज़ आप दोनों ही चीज़ है ना, वो आप में बहुत अच्छी है। पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, और कॉन्फिडेंस तो बहुत बहुत बढ़िया है, और ये होना चाहिए। आज की हाँ। तारीख में इंसान में होना थैंक यू भाई। चाहिए। हाँ, और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से अब शादी-वादी कब कर रहे हो आप, और क्या चाहते हो आपकी जो बेटर हाल्फ वो कैसी होनी चाहिए? यार ये हाथ देख रहे हो, इसमें क्या भाई दोस्त है? अच्छा, भाई दोस्त समझते हो? मेरा अभी बड़ा भाई है, अच्छा, उनकी शादी हो गई अभी, उनके लिए अच्छा, लड़की ढूंढ रहे हैं। उससे पहले मेरी नहीं हो सकती है, तो अच्छा, मेरी कुंडली अच्छा, में भाई दोस्त है अभी। अच्छा, अच्छा। तो अभी जब वो निबट जाएगा, मेरे लिए देखी जाएगी, तब मैं उनका प्रेस इंटरव्यू में आके बता दूंगा। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इसी चीज के लिए कर लेंगे, ओनली फॉर गर्ल्स कर देना उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, 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 बिल्कुल सही है। और ये अभी जो जॉब चल रही है सीपीडब्ल्यूडी में, सीपीडब्ल्यूडी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ बच्चों को कि सीपीडब्ल्यू की जो जॉब है, उसमें क्या-क्या सैलरी वगैरह क्या होती है? क्या-क्या फ़ायदे वगैरह क्या हैं कुल मिला के बात है? क्योंकि लोगों के मन में चाह होती है, इच्छा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि यार सीपीडब्ल्यूडी में जॉब मिल जाए हमें। एसएससी, जेईई हम क्लियर करें, एसएससी, जेईई क्लियर करके सीपीडब्ल्यू में जॉब मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो सैलरी का तो ये है, बेसिक पे होती है इसकी, एक है ना, बेसिक होती है आपकी 35,400 रुपए, है ना। बेसिक पे इतनी तो आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी, जहां पर भी हो आप, है ना। बेसिक पे के ऊपर आपको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस, प्लस एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस। एचआरए होता है वो 3 तरीके की सिटी होती है, एक्स बाई जेड, है ना, उसके हिसाब से होता है 8, 16, 24। डीए है जो सरकार है ना हर 6 महीने में देती है, जो फिलहाल कोरोना की वजह से फ्रीज भी हुआ रखा है, यानी नहीं बढ़ रहा है ना। तो वो भी हर 6 महीने में 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे करके बढ़ता रहता है। तो 2018 अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस टाइम पर लगभग 45,000 प्लस सैलरी थी इन हैंड, ठीक है ना, ये सब मिला के ग्रॉस ज्यादा थी। और आज की डेट में अगर आपको सिलेक्शन होता है, क्योंकि डीए बढ़ चुका है, तो लगभग दिल्ली में 47 से 48,000 होगी। और अगर आप उसमें हो जहाँ 16% होगा एचआरए, वहाँ 45, 42 से कम कहीं नहीं होगी। लेकिन 42 से जहाँ, मतलब कुल मिला के जहाँ आपकी 42
1000 होगी सैलरी, मैं आपको 1500 रुपये में रूम भी मिल जाएगा सही उस स्थिति में, है ना। दिल्ली में आपको अगर 46,000 से 48,000 सैलरी है तो आपको 6-7 हजार रुपये से कम का रूम नहीं मिलेगा। तो सैलरी अच्छी है। बाकी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट से अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ है ना आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि आप जो टाइप 1 के क्वार्टर्स होते हैं, टाइप 1 के क्वार्टर्स अलॉट होता है जो हमारे मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, एमटीएस, पियोन, है ना, उनको, ठीक है। तो उनके क्वार्टर को मेंटेन करोगे आप, उनके क्वार्टर्स को भी मेंटेन करोगे, तो है ना। उससे लेके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, राष्ट्रपति भवन, वाइस जो अपना प्रेसिडेंट वो हाउस, वीपी हाउस, उनको भी मेंटेन आपका ही डिपार्टमेंट करेगा। यानी आप वेरिएशन देख रहे हो, टाइप 1 क्वार्टर से लेके डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाउस तक का मेंटेनेंस आप लोगों के पास है ना। तो आपको हर तरीके का क्लाइंट मिलेगा। हो सकता है कई बार आपको आईएएस लोगों के उनके क्वार्टर्स का मेंटेनेंस मिल जाए, है ना। हो सकता है कई बार आप फ्लाईओवर बना रहे हो, है ना। हो सकता है कई बार आप रोड का मेंटेनेंस कर रहे हो सकता है कभी आप स्टेडियम का मेंटेनेंस कर रहे हो, है ना। तो इतनी सारी चीजें है ना कि आप जिंदगी में 40 साल 35 साल की नौकरी में बोर नहीं होगे। अगर आपको एक ही चीज में डाल दूं, भैया आपको खड्डे बनवाने हैं, जैसे डब्ल्यूआरडी में आपको ये चीज बनवानी है, जिंदगी का 35 साल बनाते बनाते यार आप क्या, तुम 10-12 साल भी क्या यार ये खड्डी बनवाते रहेंगे क्या भाई। तो इसमें तो आपके क्या, जैसे 3 साल से मैं 2-2.5 साल से स्टेडियम में हूँ, मुझे तो अभी स्टेडियम की चीजें सीख रहा हूँ। इसमें अलग अलग तरीके के आइटम है ना। उसके बाद कोई मेरे दोस्त है जैसे वीपी हाउस में, वहाँ अलग तरीके का प्रेशर है। वहाँ प्रेशर ये है कि आपको बोलते ही काम करना है ना। तो इस तरीके से मतलब जिंदगी में आपके में अच्छा खासा आपको मजा आएगा, रोमांच रहेगा। बाकी देखो टेंशन तो सभी जगह होती है, टेंशन तो सांस लेने में भी है। तो बस ये है कि डिपार्टमेंट सबसे अच्छा इसलिए कि इंजीनियरिंग वर्क तो बहुत ज्यादा है, बाकी और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लिमिटेड है ये। तो इसलिए सीपीडब्ल्यूडी को अधिकतर लोग चुनते हैं। रेलवे को यूपीएससी के थ्रू चुनते हैं, एसएससी के थ्रू अगर कोई जा रहा है तो, हालांकि रेलवे तो है ही नहीं, लेकिन एसएससी के थ्रू कोई जा रहा है तो सीपीडब्ल्यूडी ही भैया आपको लेना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेजर सिटीज में रहोगे, किसी गांव में आपको नहीं पटका जाएगा, है ना। और एक अच्छी खासी वैल्यू होती है, जैसे आपके क्लाइंट रहते हैं, आप पुलिस थाने वाले हैं वो आपके क्लाइंट हैं, ऐसा ही वगैरह है। आप कभी चले जाओगे थाने के चक्कर ऐसे ही लगते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डर मतलब जो खाकी वर्दी से डर है वो भी आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो अच्छा है, सराउंडिंग जो है आपका एटमॉस्फेयर वो बहुत बढ़िया हो जाता है। बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करना होता है तो उठना बैठना हो जाता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा रह जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आज की डेट में ऐसा होता है ना बना भाई कि किसी भी दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें जाने में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाने में कोई दिक्कत नहीं। हम ग्रुप पे लिखते हैं भाई इस हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है, जय, तो भाई मैं हूँ, भाई ये काम करना है, ठीक है भेज दो, इस बिल्डिंग में ये काम है आ जाओ, आज मेरे स्टेडियम में किसी को काम हो रहा है जी को, भाई ये काम होना है, ठीक है आ जाओ मैं करवा दूंगा। तो सबसे अच्छी बात ये है आपके हर गवर्नमेंट, क्योंकि हर सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकार रहे हैं लेकिन सबकी बिल्डिंगों को मेंटेन हम कर रहे हैं, इसलिए और इसमें सबका काम हमसे पड़ता है। प्रमोशन का क्या सिस्टम होता है, प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रमोशन है ना, मतलब बहुत, तो एक ऐसा इश्यू है ना जिसको है ना डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार स्टैग्नेशन लग जाता है। ये ऊपर के रिटायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऊपर कितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। वैसे बेसिकली अभी अच्छी बात यह है कि अभी 9 से 10 साल में प्रमोशन हो रहा है ना। वो डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको हो सकता है अपने हक के लिए लड़ना भी पड़े, इसके लिए एसोसिएशन बनाई हुई है, उससे अब हम भी जुड़ गए। एलडीसी एग्जाम होता है जो हर साल 4 साल में होना होता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं, तो ऊपर वाले अफसर नहीं चाहते कि भाई आप जल्दी प्रमोट हो, है ना। तो उसके लिए आपको कई बार लड़ना ही पड़ता है, वो तो हर डिपार्टमेंट में है लड़ाई, है ना। तो लगभग अभी जनरली 9-10 साल में हो रहे हैं प्रमोशन, तो अच्छा है। बाकी जब स्टैग्नेशन लगा था तो 22-24 साल में भी हुए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि ऊपर वाले हमेशा यही चाहते हैं कि यार हमारी जगह कोई जल्दी से ना ले, नीचे है तो नीचे ही रहे। ये बात भी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो है ना सभी लोग बहुत प्योर हार्ट हैं। सिलेक्शन के बाद तो है ना बहुत राजनीति हो जाती है,
सही है, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई किस्सा बताओ, आप ऐसी कोई समय बताओ, जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि यार मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के मतलब हम ही मुन्ना भैया हैं। ऐसा तो यार जब ही लगा था जब रिजल्ट आया था। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ यहाँ के मतलब मिर्ज़ापुर के हम ही बादशाह हैं और हमारे कहने से ही कानून बनेगा और हमारे कहने से ही कानून हटेगा, वो वाला सिस्टम। मैं बताया ना मैंने आपको, पूरी कहानी नहीं बताई मैंने आपको। 5 तारीख को टेस्ट सीरीज थी, 10 तारीख को मैंने बता दिया था कि अपना नंबर आ गया, अपने कॉन्फिडेंस जग गया। हाँ। अब बता रहा हूँ उसमें अप डाउन कैसे हुए। 10 तारीख के बाद भाई 30 तारीख तक है ना वो हुए थे, जो सब्जेक्ट वाइज हुए थे पेपर, 25 तक हुए थे। 30 तारीख से वो चालू हो गए थे जो आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर, है ना। अब 10 तारीख को भी एक पेपर था, 10 तारीख को मैंने पेपर दिया था, है ना। 10 जुलाई को, 30 जुलाई को हमारा पेपर था मेन, है ना। 10 जुलाई को मैं टेस्ट सीरीज का टेस्ट देके आया। उसमें मुझे एक क्वेश्चन याद नहीं आया था, एक फॉर्मूला याद नहीं आया था, ऐसा ही अपन 1+i⁻n−1 सिंकिंग फंड वाला, ठीक है ना। वो 20 नंबर का क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में। भाई उस टाइम पे हालत ये थी, स्वच्छता अभियान चला था, नया नया था। पूरे दिन तो एक तो कचरे गाड़ी आती थी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, वो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। उस टाइम पर मेरी हालत ये थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा और मैं अगर सोचने बैठ गया तो सोचने बैठती वो स्वच्छ भारत का इरादा, तो ये दिमाग में आता था। मैं इतना इरिटेट हो चुका था ना, मैं अगर कोई भी क्वेश्चन सोच लूँ ना कि यार उसका क्या था, दिमाग में स्वच्छ भारत का इरादा ये चलता था। तो उस दिन मैंने अपनी पूरी जान लगा ली, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया 10 तारीख को। और जबकि 30 तारीख के एग्जाम में मैं ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बना के आया था, है ना। तो 10 तारीख को वही मुझे चीज रियलाइज हो गई कि अब भाई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन चीज ये है कि जो तुमने पढ़ लिया तुम उसको वहां करके आ पाओगे कि नहीं। अब मुझे ये लग गई है, जब मैं 30 तारीख की बड़ी चीज को 10 तारीख को नहीं कर पा रहा, 10 तारीख की बड़ी चीज को 30 तारीख को क्या कर पाऊंगा अगली वाली को, जिस दिन मेरा पेपर है ना। तो ये सोच के साथ मैंने 11 तारीख से अलग अपना स्ट्रेटजी बदली। वो मेरे लिए शायद निर्णायक स्ट्रेटजी रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। ये बात भी बहुत सही बात बोली आपने कि यार जब जो भी हम पढ़ते चले जा रहे हैं, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, उससे बड़ी बात ये है कि आप पढ़ते तो चले जा रहे हो, लेकिन जो पढ़ा है वो कितना याद है, वो कितना रिवाइज किया आपने, क्योंकि एग्जाम में फाइनली जाके पूरा का पूरा एक साथ आपको याद रखना है, समराइज करना है पूरा का पूरा। ये बहुत बड़ी बात बोली भाई एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी दोस्त हैं, अगर कोई सुन रहे हैं तो वो इंटेलिजेंसी बढ़ाने पर दिमाग ना लगाएं, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं। इंटेलिजेंसी बढ़ाने का टाइम अभी है जब कोई एग्जाम नहीं है। पेपर से 2 महीने पहले सिर्फ आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने पर ध्यान दें। जितना आपको आता है, जितना आपने अब तक पढ़ लिया है, अब उसको परफॉर्म करके आए। जैसे अभी 120 क्वेश्चन आए थे, आपको जरूरी नहीं है कि आपने 120 में से 120 पढ़, अगर आपने 120 में से 120 पढ़ रखे और आपकी अगर एफिशिएंसी में 60% बैठी, आपने सारे पढ़ रखे लेकिन आपको नहीं रहे याद, 60%, आपके 72 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 105 क्वेश्चन पढ़ रखे और आपने अपनी एफिशिएंसी 80% बिठा ली तो आपके नंबर ज्यादा बनेंगे, 84 नंबर बनेंगे। तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, चाहे आपको कम आता हो, वहां गलत ना हो। तो 10 तारीख के बाद मेरा दिमाग ये चल गया कि भैया मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे मेरी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो उस दिन से मैंने है ना अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो चीज मैंने पढ़ रखी थी उनको ज्यादा किया। उसका फायदा क्या हुआ ना, मेरी स्पीड बन गई, पेपर बड़ा आया था। जो चीज मुझे आती थी वरना भाई मैंने वहां ऐसे उतार दी ना, बस पूछो मत। उस दिन 2 घंटे का पता ही नहीं चला। 2 घंटे में मुझे इतना याद है, मुझे क्या पानी पीने की बहुत ये थी, जब टेस्ट सीरीज दे रहा था कि मुझे बीच में प्यास लगती थी बहुत, है ना। तो मैं बोतल भर के ले गया था उस टाइम पे, है ना। और कॉन्फिडेंस उससे पहले भी एक दिन पहले पापा ने दिया था, बहुत लो जा रहा था तो पापा से बात नहीं थी 29 तारीख को। तो मेरे पिताजी तो वो फिजिकल टीचर रहेंगे ना, तो उन्होंने बोला कि यार तूने तैयारी की, क्यों डर रहा है, तो पहले हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। और असली खिलाड़ी की पहचान तो मैंने बताया था पापा जी, एक तो लड़का था CPWD का मिला था, साउथ जोन मिला था, इसलिए दे रहा है, ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं,
पिछली बार सेलेक्टेड हुए थे वो लड़के ही बैठेंगे। यार कोई दिक्कत नहीं, असली खिलाड़ी की पहचान तो खेल के मैदान में होती है। पर पिताजी ने एक किस्सा सुनाया कि पिताजी के हमारे हॉकी खेलते थे, तो पिताजी का एक दोस्त था, तो वो क्या ना, जब हॉकी खेलने जाते थे तो कोई टीम आती थी, वो ट्रैक सूट पहन के आती थी। उस टाइम पर क्या ट्रैक सूट ऐसा होता था यार भाई, ट्रैक सूट पहनना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उछल कूदते थे, कभी ऐसे कभी वैसे, तो एक्सरसाइज करते थे। पापा का दोस्त पापा जी से कहता, अरे और देख और ट्रैक सूट पहन के और देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहते हैं रुक जा वहीं देखेंगे मैदान में। पिताजी की टीम ने उनको हरा दिया, है ना। तो पिताजी ने फिर कहा कि यार देख, खिलाड़ी की पहचान खेल के मैदान में होती है। पिताजी ने यही बात मुझसे कही, यार तूने तैयारी की है ना, तू घबरा मत, कोई कितना ही पढ़ के आया, तूने तो अपनी तैयारी की है, तो खिलाड़ी की पहचान खेल के मैदान में होगी, कल जाके तू परफॉर्म कर बस। उससे क्या अपने कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको डर, क्योंकि हम तो पढ़े ही पिताजी की वजह से है ना, हमें किसी समाज का डर थोड़ा है। तो हमसे पूछिए क्या कर रहा है बेरोजगार, हम तो 4 गाली दे लेंगे, हमसे पूछने बंद कर देगा। हमें डर तो पिताजी का है ना, तो जवाब तो यहाँ भी देना पड़ेगा, तो पीटेंगे, है ना। तो भाई अब पिताजी की तरफ से कॉन्फिडेंस आ गया था। एग्जाम देने गया ना, तो उस दिन भाई मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी। मैंने सिर्फ एग्जाम लिस्ट के टाइम सिर्फ एक बार देखा, राइट हैंड पे एक लड़का था, वो बिल्कुल ऐसे जाके सो गया। वहां से और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार मतलब पेपर का कोई लड़का मेंस में आके सो रहा है, तो मतलब पेपर तो दाजू आया है और हम लिख रहे हैं। उसके बाद जब मैंने पीछे उससे पूछा, जब पेपर खत्म हो गया, मुझे बोतल का ध्यान ही नहीं है, बोतल है, पूछे वाले से पूछा भाई कितने का अटेम्प्ट किया, बोला भाई मेरा तो 150 ही हो पाया। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बाहर में आते आते पता चल गया कि हमें एक्चुअली क्या, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं उस टाइम तक, यूएस के प्रीवियस ईयर हमें पता नहीं, ज्यादा कुछ पता नहीं, तो हमें पता ही नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है, क्योंकि पेपर का लेवल हमें पता ही नहीं चल रहा था। हम तो सोच रहे थे ऐसा ही आता होगा, पहली बार दे रहे थे। जिन लोगों ने पिछली बार भी दिया था उनको लगा कि पेपर के लेवल बहुत बड़ा, तो बहुत बढ़िया है, तो उनके क्या वो खुद लो हो गए उसी टाइम पर। पहली बार देने में सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको चीज पता नहीं है पेपर के लेवल का। हम तो यही सोच रहे थे ना ऐसा ही आता होगा, पेपर का लेवल यही होता होगा भैया। तो हम तो यही सोच के कि चलो ठीक है सर, लेकिन हमें बाद में 2 घंटे बाद पता चल गया परफॉर्म करने के बाद कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, और हमें 2 घंटे पहले पता चल जाता तो शायद हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुल मिला के ये है कि ये चीज तो खैर चलो हमारे तो हाथ में नहीं थी, लेकिन जिनके हाथ में होती है तो वो मत सोचो भाई क्या लेवल का आया, किस लेवल का आया है, और कोई भी मार्क सेट करके मत करो। चलो लोग सेट करके चलते हैं, पिछली बार एसएससी कट ऑफ 120 गई थी, तो इस बार 125 से कम जा ही नहीं सकती, जबकि ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल कैसा आएगा, वो सीट्स कितनी होंगी, ये इन चीजों पर डिपेंड करेगा। या बिल्कुल, ये मार्क्स वाला जो सिस्टम है ना, ये किसी भी टीचर के लिए बहुत बड़ा दुखदाई काम है। मैं एज ए टीचर मतलब बता देता हूँ, इतना बड़ा खतरनाक सवाल है कि पेपर होने से पहले बच्चे पूछने लग जाते हैं कि सर सेफ स्कोर बताओ। अब यार ये इसका जवाब, अब एज ए स्टूडेंट, अब जैसे अगर वो कोई स्टूडेंट है ना, तो मैं समझ सकता हूँ उसकी सवाल ये आता है, लेकिन जो सिलेक्टेड है या जो 2-4 बार दे चुका है, वो इस सवाल का जवाब बेटर वे में दे सकता है कि भाई सेफ स्कोर कुछ होता ही नहीं है। या फिर वो पेपर खत्म होते, आज पेपर हुआ और पेपर होते शाम को पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये जो दो सवाल है ना, 2 सवाल, एक तो एग्जाम से पहले सेफ स्कोर और एग्जाम खत्म होती कट ऑफ, ये 2 सवाल बहुत परेशान करते हैं। कमेंट पे कमेंट आएंगे, कॉल आएंगे, सर बताओ सेफ स्कोर कितना है। तो मैं उनको हर बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कह ही देता हूँ, मैंने सेफ स्कोर वेरी करता है, डिपेंड करता है अलग-अलग फैक्टर्स पर। नहीं, बच्चे को सेफ स्कोर पूछना नहीं चाहिए भाई। आप 200 नंबर का पेपर है, सेफ स्कोर आप जब पूछे, जब आप 200 में से 200 ला सकते हो कि सर मैं क्या ऐसा तो नहीं है मैं 130 ला के सेफ हो जाऊंगा ना। भाई आप तो अपना बेस्ट करो, आपको सेफ स्कोर से मतलब ही क्या है, मतलब आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बात ही खत्म हो गई। जो बच्चा भी पूछे ना, तो उससे कहो कि भाई तू इन चीजों मत पढ़, जहाँ कंसंट्रेशन होना चाहिए वहां करो। कंसंट्रेशन है आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है उस दिन, आपका कंसंट्रेशन वहां है कि सेफ स्कोर क्या है। भाई अगर आपका बेस्ट आउटपुट 100 है तो 125 आप तब भी नहीं ला सकते हो। सही है, तो आपको सेफ स्कोर से मतलब ही नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा है वो एफिशिएंट होना चाहिए, वहां जाके परफॉर्मेंस आपका एफिशिएंट होना चाहिए, बस इतना सा आपका दिमाग लगाना है। एफिशिएंसी पढ़ते हैं, वो आती है ना इरिगेशन ऑफ एफिशिएंसी, वो भी वाला कंसेप्ट उठा के समझा दिया करो बच्चों को। भाई अपने को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी, बस पानी इतना डाल ले पहुंचना चाहिए पूरा बिल्कुल खेत में, तब जाके फसल उगेगी, नहीं तो पेड़ सूख जाएगा मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जाते ही। हाँ, तो उनको बस ये समझा दो कि भैया बिल्कुल आपको बिल्कुल एफिशिएंट रहना, जितना आपने पढ़ लिया तुम उतना पेल के आ जाओ, वहां जाके कुछ दिमाग नहीं लगाना। कितना सेफ स्कोर है कोई मतलब नहीं, 125 अगर सेफ स्कोर है आपको तो 145 ला सकते हो, 145 लाओ, बात ही खत्म है।
सही, मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना ही कम होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। आप कई बच्चे क्या है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम कट ऑफ क्लियर कर लें। मैं हमेशा ये समझाता हूँ, तो भाई कट ऑफ क्यों क्लियर करनी है? टॉप क्यों नहीं कर सकते? आप टॉप करने का सोचो ना। आप तो जितना कर सकते हो उतना लाने की सोचो। अब जितना आएगा वो भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी है नहीं है भाई, फ्यूचर किसने देखा है? डिपेंड करेगा, लेकिन कोशिश तो ये करो, जितना मैक्सिमम ला सके उतना लाने की कोशिश करो आप। सही बात है भाई। जो सेफ स्कोर पूछ रहा है ना, वो भटक रहा है बच्चा, मतलब उसका सीधा सा ये है, वो भटक रहा है। वो नहीं, जो मैंने बताया ना कि इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका माइंड सेट नहीं हो पाता सिलेक्शन लाइफ। वो वही यही लोग बच्चे होते हैं जो सेफ स्कोर कितना रहेगा, है ना, या फिर क्या आपने किस हिसाब से तैयारी की, तैयारी स्ट्रेटजी आप पूछ लो कि मैं किस हिसाब से पढ़ूं। आपको किस हिसाब से पढ़ना है वो ये चीज डिस्कस हो सकती है, लेकिन मैंने किस हिसाब से पढ़ा वो नहीं। स्ट्रेटजी हर बच्चे को खुद की होगी, है ना, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होंगे, तो उनसे ही आप पढ़ पाओगे ढंग से। तो अभी एसएससी का जो एग्जाम होना है, मतलब अभी मेंस का एग्जाम होगा अभी, ठीक है, थोड़े दिन में। उसके अलावा एसएससी जेई प्री का भी अभी बैच चलेगा, वो भी बच्चे अपने पास है, ठीक है। तो अभी आपके पास में ऐसा कोई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लगती हो क्या, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो जो बच्चे को बता सकें आप, तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वो थोड़ा सा प्लीज आप बताएं। देखो बच्चे है ना, अभी आपके पास होंगे ना, वो दो तरीके के होंगे। एक तो बच्चे जो स्टार्ट कर रहे होंगे, तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो मेरा यही रहेगा कि आप बेफिक्र होकर पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाने पर दिमाग लगाओ, क्योंकि सबसे पहला गेम है इंटेलिजेंसी का। क्योंकि जब तक आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इंटेलिजेंसी का मतलब है नॉलेज, पहले आप नॉलेज लो। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप 200 क्वेश्चन के जो आते हैं उनमें से 170 180 क्वेश्चन तक नहीं पढ़ लोगे, 170 180 भी ना पढ़ो, टेक्निकल के 100 में से कम 80 क्वेश्चन का सिलेबस तो कंप्लीट करो। रीजनिंग का कोई सिलेबस है नहीं, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है 50 का, और लगभग जो जीके उसका 30, यानी लगभग 160 नंबर का आप सिलेबस पहले कंप्लीट करो, वहां तक की नॉलेज लो। जो नए हैं, है ना, नॉलेज लोगे तब जाके आप दौड़ में शामिल होगे। ये उस तरीके की बात हो गई कि अगर आपको जेई के एग्जाम में बैठना तो डिप्लोमा करना पड़ेगा, तो पहले आप 160 नंबर तक का लगभग पढ़ो, क्योंकि अगर आपको 130 नंबर लाने हैं तो आप चाहे कितने भी एफिशिएंट हो, आपको 160 नंबर तक का तो पढ़ना ही पड़ेगा। 40 नंबर का आप छोड़ भी सकते हो सिलेबस। तो पहले आप नॉलेज पे ध्यान दो, साथ के साथ एग्जाम दे रहे हो तो दे लो, लेकिन इसको ये मत सोचो कि भाई मेरा इसी बार सिलेक्शन हो जाए। पहले नॉलेज पे ध्यान दो, है ना। और जिन लोगों ने सब कुछ कर रखा है या वो लोग सिर्फ अपनी कंटिन्यूअस उसके लिए जुड़े हुए हैं, उनको ये है कि पेपर से पहले आप लोग ये सोचते हो कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, है ना। बीटेक आप लोग कर चुके हो, 3 साल आपने सारी चीज पढ़ी, उसके बाद कोचिंग भी की है, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, ये चीज समझो। तो ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भूल गए वो भूल गए, है ना। आप कितना भी पढ़ लो, आप 12 सब्जेक्ट, जो आपका टारगेट ये होता है कि मैं 12 सब्जेक्ट एक दिन में सारी याद रख लूं, ये आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप अभी 10 साल और पढ़ लोगे तब भी। आपको करना क्या है, जितना आपने पढ़ लिया वो आपको एग्जाम वाले दिन परफॉर्म करना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बस, जितना आपने पढ़ रखा है। तो ये भी पढ़ लूं, ये भूल गया, इसको पढ़ लेता हूँ, आज पूरी सॉइल पढ़ लेता हूँ 2 दिन फॉर्म, नहीं। आप इसको होने के बाद जब आप एक बार पढ़ चुके हो सारी चीजें, तो आप है ना उन चीजों के, आपके पास एक चीज ऐसी होगी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गई है, जो आपने आज से 3 साल पहले पढ़ी थी और आज भी आपको याद होगी, है ना। उसको एक अलग खजाने में रखो। एक ऐसी चीज है जो आपको है ना पढ़ तो ली है, लेकिन उसे आप कभी कभार भूल जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसी चीज होगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 3 चीजों में डिवाइड करने के बाद पहली चीज को आपको इतना नहीं छेड़ना है, पहली चीज तो आपको बहुत अच्छी से आ गई, 2-3 साल तक नहीं भूलोगे। दूसरी चीज को आपको हर 15 दिन में छेड़ना, और तीसरी चीज को आपको रेगुलर पढ़ना है ना। उसके बाद जाके आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज कभी भी, जिनको अच्छी नॉलेज हो चुकी है, जो लोग पढ़ चुके हैं, टेस्ट सीरीज कभी भी सिंगल पेपर की मत दो। आपको टेस्ट सीरीज दो, फुल लेंथ दो हमेशा, वरना है ना स्टूडेंट को फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज ज्यादा कराया करो। ये सिंगल पेपर में क्या ना,
सिंगल पेपर वाली गलती भी कर देते हैं बच्चे। गलती ऐसे कर देते हैं, सिंगल पेपर में वो क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और एक ही सब्जेक्ट को वो दे देते हैं, तब तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ चल रहा है। जैसे ही फुल लेंथ में आती है तो वो डाउन चले जाते हैं बच्चे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार। तो अभी नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, सिंगल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए आपने टेक्निकल, उसमें बच्चे को 90 आते थे, 10 नहीं आते थे। 90 उसके बन गए नंबर, वो खुश हो गया, मेरे 100 में से 90 बन गए। लेकिन फुल लेंथ में तो सॉइल के 10 ही क्वेश्चन आएंगे, और मान लो फुल लेंथ में सॉइल के 10 में से वो 8 क्वेश्चन आ गए जो उससे वहां नहीं बने थे, और सिर्फ यहाँ 2 ही आए, है ना। तो उसका तो बिल्कुल 20% हो गया ना सॉइल का रिजल्ट। जहां वो उसे 90% मान रहा है, वहां सॉइल का 20% रिजल्ट हो गया। तो वो तो खुद ही उस लेवल पे चला गया कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर बच्चे को ये लगेगा, स्टूडेंट को ये लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो उसके लिए ही मतलब नुकसान कर जाता है, और टेस्ट देना उसके लिए नुकसान कर जाता है, ऐसा टेस्ट देना। बिल्कुल नहीं। अभी जो टेस्ट वगैरह जो अभी हुए भी थे अपने, तो उसमें भी मैंने यही किया था कि मिक्स रखे थे क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट पेपर रखा था और लेवल भी मैच करने की कोशिश किया था कि जो लेवल एग्जाम में आता है तो उसका फायदा भी मिलता है। और उस समय भी मैंने यही कहा था कि आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, मैक्सिमम अलग अलग कोचिंग के टेस्ट लो, 4-5 कोचिंग है भी मार्केट में जो अच्छी दे रही है, उनका आप लो, मैक्सिमम लो। ऐसा और ना तो मैं ऐसा कहता और ना मैं किसी को बोलता कि भाई हमारा ही लो सिर्फ, या हमारा ही लेना है। मैं तो बोलता ही नहीं कि हमारा ही सिर्फ लेना है या हमारा लो, आप लो, लेकिन आपको टेस्ट देने। उस समय भी मैं कह रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पेपर अगर आपको क्लियर करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है टेस्ट। वो टेस्ट देने ही है आपको, और जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने देने हैं आपको, ये बहुत जरूरी है। अच्छा बना, इस चीज पर डिस्कस कर लो। अगर आप इस चीज बात हो रही है, सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि टेस्ट सिर्फ टेस्ट मत दो। आपको टेस्ट के बाद उसके जो टेस्ट 2 घंटे के बाद जो उसके आंसर की आएगी ना, आपको पूरा एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आपका सही है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ टेस्ट दोगे ना, तो उस टेस्ट देने को कोई मतलब नहीं है जब तक आपने एनालिसिस नहीं किया। जब तक आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जहां आपको कुछ कई बार ऐसा होता होगा, जो आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, आपने गलती वो भी की होगी, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो। कई बार ऐसा होगा कि हर क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, तो एक तो आपने दे दिया आंसर, लेकिन जो 3 आंसर होते हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे थे, वो भी आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे हमने हमारे उसमें एफएम में है बीजी और बीएमजी, स्टेबिलिटी एनालिसिस, उसके 8 क्वेश्चन है। अगर आपको उसमें एक आया है, तो उसको एक के बाद आप उसको अगर आप एनालिसिस करोगे तो वहां से आपके 8 क्वेश्चन निकलेंगे। यानी 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट में से आप कम से कम 250-300 क्वेश्चन बनाओगे, अगर उसको एनालिसिस कर लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस से आपकी गलतियां कम होंगी। सिर्फ टेस्ट देते रहोगे, उसको एनालिसिस नहीं करोगे, तो टेस्ट देने का मतलब है आपने गलती कर दी, उसके बाद अगला टेस्ट दिया तो आपने फिर से गलती कर दी, तीसरे टेस्ट में आपने गलती कर दी। आपने गलती सुधारी कब? आप तो गलती करते रहे ना। आपको पता चल गया 100 में से मेरे 70 नंबर, मैंने 30% गलती कर दी, अगली बार मैंने 28% गलती कर दी, उससे अगली बार मैंने 32% गलती कर दी, तो आप सुधारोगे कब? आप तो टेस्ट देते जा रहे हो। सुधार बेसिकली आपको सुधारने की दिशा में काम करना है। टेस्ट एक पर्पज है आपकी गलती बताने का। गलती बताने के बाद जब तक आप उसे सुधारोगे नहीं, तो गलती को कितना भी बताता रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। एनालिसिस तो सबको बहुत जरूरी है, सबको गाइड करो, एनालिसिस करें। अच्छा, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पारासर जी, ये बताइए कि जब ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन चल रही थी, सब कुछ हुआ, आपने मेहनत वगैरह की, सब कुछ चल रहा था सिस्टम, आखिरी जब पल था जब आपने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का जब इंतजार कर रहे थे, तो उस समय का कैसा सीन था? रिजल्ट जब आया और उससे पहले की जो हड़बड़ाहट थी, उसके बारे में बताएं। ऐसा था कि मैंने क्या ना, मेंस की तैयारी करते टाइम लाइब्रेरी में अपनी 3 सीटें खेल रही थी। लाइब्रेरी वाले भैया हमारे बहुत अच्छे थे, है ना, राकेश जी, उन्होंने हमें फुल फ्रीडम दे रखा था। कॉर्नर की 3 सीटें दे रखी थी। धीरे धीरे क्योंकि अपनी बुक्स इतनी है, आज एक लेके जाओ, 12 आपको सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने, है ना, तो वैसे बड़ी मुश्किल होती थी, तो उन्होंने 3 सीट दे रखी थी। तो पेपर हो गया, उसके बाद तो हालांकि मैंने खाली कर दी थी। तो 30 जुलाई को पेपर हुआ था, 15 दिसंबर 2017 को लिस्ट आई, इसमें 2.5 इंटू लोग पास थे।
हालांकि देखो, जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, जब प्री दिया था, तब तो हमें सिलेक्शन की बात नहीं थी। ये था कि यार DRO मतलब कर लेते हैं तैयारी, और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन था ही नहीं, कोई और एग्जाम था ही नहीं। जब मेंस दिया था तब ये था कि यार कैसे भी करके BRO मिल जाए बस। BRO मिलने के बाद एक तो टेंशन फ्री, और BRO की ज्वाइनिंग तक अगले SSC की तैयारी करके एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हमें मतलब एक गलतफहमी हमारे पास ये भी थी कि SSC मेंस को अगर पास करना है तो भैया एक्सपीरियंस तो चाहिए, SSC मेंस देने का पहले से, है ना। तो अब ठीक है, अब लेकिन पेपर दे लिया था, पेपर ठीक ठाक हुआ था, पेपर टफ भी आया था, तो ऐसा लग गया कि भाई 2.5 गुने में तो अपना नंबर आ ही जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे 2.5 गुने में तो अपना नंबर आ ही जाएगा। तो अब रिजल्ट आया 15 तारीख को, उसमें 2.5 गुने लोग पास थे इंटरव्यू, सॉरी इसके लिए DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, उसकी तो कोई ज्यादा खुशी हुई नहीं, आगे लिस्ट नाम देखा, ठीक है। आज तक रोल नंबर याद है, लेकिन 2 साल हो गए ना, 2405115785। तो रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बता दिया कि वो 2.5 गुना पास हो। और घर वाले दोस्त कह रहे और भाई बहुत बहुत बधाई हो। यार बधाई क्या, जितने अभी पास हुए हैं उनमें से जितने सेलेक्ट नहीं हुए उससे ज्यादा लोग तो निकलेंगे, नंबर डिस्क्लोज हुए नहीं थे। और 982 में हमारी रैंक थी उस टाइम पे, प्री में ही, है ना। और टोटल सीटी 550 के करीब थी, ठीक है। BRO था नहीं उस टाइम पर। अब 19 तारीख को भाई नंबर आए, तो जो लाइब्रेरी वाले भैया हैं उनका ही भाई है, चाचा जी का लड़का था महेश। तो मैं और वो चाय पीने जा रहे थे, अब तो खैर मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उस टाइम में बहुत पीता था, शाम को 5:30-6 बजे तो चाय पीने जा रहे थे। जैसे ही मैं ऊपर आया लाइब्रेरी से निकल के, मेरे पास अंकुश का फोन आया, भाई मेंस का रिजल्ट आ गया है, मेंस के नंबर आ गए, फटाफट देख के बता। अंकुश का मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो पागल है क्या। उससे पिछली बार क्या ना, मेंस के नंबर 2.5 गुना की जो लिस्ट आई थी उससे 15 दिन बाद आए थे। मेंस के नंबर आए थे 16 को, है ना, और लिस्ट आई थी 1-2 को। हमने सोचा हमारी 15 को आई है तो लिस्ट 1 को आएगी। भाई मुझे लगा यार 4 दिन बाद कैसे आ जाएंगे नंबर, तो भाई पागल है क्या। अरे बहनी सही बता रहा हूँ, अगर सही ही बता रहा है तो तू खुद ही देख के बता दे, तुमने खुद भी क्यों नहीं देखे अब तक। बोल नहीं यार मैं गंगापुर हूँ और है ना मेरा नेट चल नहीं रहा है यहाँ बढ़िया। और यार जैसे ही मैंने सुनी कि भाई ये आ गया, तो जो पेट में जो था ना सब माल उसका पानी बन गया तुरंत ही। अब भाई मैं महेश मुझसे कहे भैया चलो, नहीं यार रुक जा मुझे टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट करने जा रहा हूँ। मैं टॉयलेट करने गया और मैंने वहां मतलब अंदर खोल रखा था, वेबसाइट नहीं खुल रही, SSC की वेबसाइट नहीं खुल रही, वेबसाइट नहीं खुली, 4 बार खुल ली, 5 बार खुल ली, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही। टॉयलेट तो नहीं कह रहा, तो वैसे कह रहा, फिर देखा कि वाईफाई मैंने ऑन ऑफ कर दिया था, इसलिए नहीं खुल रही थी वेबसाइट। अच्छा। मैंने मतलब इतना वो था ना, मैंने वेबसाइट वो वाईफाई ऑन किया, मैं बाहर निकला टॉयलेट से, और वहां जाके भैया बोला भैया चलो, मैंने 2 मिनट रुका, वहां जाके मुझसे खड़ा नहीं हुआ यार, मैं सीढ़ियों में जाके बैठ गया। साला पता नहीं क्या हो गया, गिरा ना जाऊं चक्कर आके, है ना। हाँ सच में ऐसा फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या ही होगा रिजल्ट में। भाई खोला, है ना, तो उसमें नाम डाला, नाम के आगे रोल नंबर चेक कर लिया, ठीक है ना, उसके आगे प्री के मार्क्स चेक कर लिए, ठीक है। उसके आगे देखा तो भाई 200 लिख रहा था, तो पता नहीं क्या 200 यार, ऊपर नीचे भी देखे तो ऊपर नीचे तो कम नंबर थे। मैंने उसको फिर से रिवर्स, इतने में अंकुश का फिर से फोन आ गया, भाई यार बधाई हो, 200 नंबर है, ये हो गया वो हो गया, फलाना डेका डिपार्टमेंट मिलेगा CPWD। नहीं तो चुप रहे मैंने कि भाई, एक ये था कि यार भाई जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, आपको उस पे फेसबुक वगैरह पे आजकल वो है ना कि वो नहीं डालनी यार, फालतू बाद में बेइज्जती हो, बाद में बेइज्जती हो जाती है। हाँ, मैंने कहा यार अभी दोबारा देखने दे, मैंने पूरा उसको लाइन नोट टच किया, मैंने कहा यार अपनी ही है ना 200 नंबर, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था, मैंने इतने नंबर, है ना। और इतने हो गए भाई, 200 नंबर हो गए, उसके 2-4-5 मिनट बाद तो रियलाइज हुआ कि भाई 200 नंबर हो गए, सच में हो गया सिलेक्शन। हाँ भाई सिलेक्शन हो गया। फिर हमने क्या लिस्ट ऐसे पूरी ऊपर से नीचे देख ली कि भाई 200 वाले बहुत ही कम लोग दिखे हमें, फिर अच्छा लग गया कि भाई
सिलेक्शन हो जाएगा। इतने में तो फिर क्या, भैया ने हमारे ने पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, फिर तो हम रोक ही नहीं सकते थे जब नंबर इतने अच्छे आ गए थे। ये तो आते अगर 150 160 तो ठीक है सोचते भी, भैया ने पोस्ट डाल दी। अंकुश ने हमारे ने बना के रैंक डाल दी कि मैं पारा मेरे भाई ने 9 रैंक, 69 रैंक डाल दी थी। उसके कुछ देर बाद है ना एक्सेल शीट बना दी, उसमें क्या ऑल इंडिया रैंक मेरी 21 थी। नहीं मतलब अंकुश ने जो डाली उसमें 69 बता दी उन्होंने। हाँ, उसने मन से डाल दी कि इतनी अच्छा, तो मन होगी। से डाल दी। मैंने भी उससे पूछा भाई, मैंने भी ये 69 के क्या सीन है, मैंने तूने कहा देखी रैंक, क्यों? ये तो मैंने मन से डाल दी है ना, और किसी को क्या पता चल रही है कौन सी रैंक है। लेकिन एक्सेल में आ गई थी उस टाइम पे, तो वो 21 आई थी, उसकी 8-9 बजे तक आ गई थी लिस्ट। तो फिर मेरे दोस्त राहुल अग्रवाल जो अगली साल का टॉपर रहा था 2017 का, ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी, उसने डाल दी कि भाई मेरे भाई की 21 रैंक है। तो अंकुश राहुल हम सब साथ पढ़े, तो राहुल और अंकित दोनों से एक दूसरे से फोन पे लड़ रहे हैं। अंकुश कह रहा भाई तेरा क्या है, जब मैंने 69 डाले तो मुझे फॉलो नहीं कर सकता क्या, 69 डाल दे। राहुल कह रहा तू पागल डाले कि भाई रैंक तो किसी में नहीं, मैं 69 को डालू। तो फिर उन्हें बाद में पता चला कि अच्छा रैंक 21, फिर अंकुश ने चेंज किया कि अच्छा 21 नहीं है क्या, तो बाद में। लेकिन हाँ, उसके बाद बना 3-4 दिन तक है ना, 19 के बाद 24 तारीख तक कंटिन्यूसली मेरा फोन चार्ज होता था। उसके बाद मेरे पास जब तक फोन कॉल चलती थी, जब तक डिस्चार्ज नहीं होता था, फिर मैं पूरा चार्ज करता था। सारे रिश्तेदार नातेदार जितने भी थे सबके फोन आ लिए। कई होंगे तो मेरे रूम पार्टनर पे आए, भाई ये वही मयंक क्या हमारे कॉलेज में रहा, उसका कैसे हो गया भाई। डिप्लोमा कॉलेज में तो काफी मतलब ऊधम ज्यादा किए थे, पढ़ाई कम की थी, तो ये इसका कैसे हो गया भाई। वो भरतपुर के खूब जो पानी है ना वहाँ का, उस पानी में बदमाशी शरारत भरी पड़ी है, तो उनको विश्वास नहीं होता यार अपने मयंक के गए। हाँ सच में ही कई लोगों ने तो मुझसे बातें पूछी, पैसे दे के हुआ था क्या, बिना पैसे को तो कहीं नहीं होता। हम क्यों मना करें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये खुशी भी अलग ही लेवल की होती है जब अपना सिलेक्शन हो जाता है, तो जो मजा आता है वो अलग। और आपका इतनी बढ़िया टॉपर्स वाली रैंक है, टॉप में अगर 21 रैंक आई आपकी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए। और उस समय मतलब ये है कि जब आपके घर पे पता लगा, आप मतलब हाँ घर पे कैसे पता लगा, माता जी पिताजी को कॉल किया आपने, उनको डायरेक्ट किसी और ने बता दिया था? यार मेरे माता जी को तो क्या ना, मुझे रिजल्ट को लेकर सेंस है कि भाई इसका क्या है, क्योंकि मैंने जितने बताया ना बीटेक में बता दी कि मम्मी इस बार है ना 75 बनेगी, तो वो 75 में प्लस 0.5 जुड़की बनती है या 0.2 जुड़की बनती है, मतलब लगभग मेरा है ना शुरू से कैलकुलेशन परसेंटेज के मामले में ठीक रहा है ना। तो इसमें ही मैंने बताया थी कि मम्मी सिलेक्शन तो हो जाएगा। जैसे तो मम्मी बता रही थी मुझे कि भाई जब 2.5 गुने में सिलेक्शन हुआ था ना, तब मम्मी को बताया, तो मम्मी तो तभी रोली थी, मम्मी को लग गया कि अब हो जाएगा। और पिताजी वो जब पता चली ना, तो पिताजी घर से आए चुपचाप आके लेट गए। पिताजी उस दिन भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, मम्मी बता रही थी, तो मैं तो तब था ही नहीं, मैं तो जयपुर था। हाँ, तो घर वालों को वो तो उस टाइम पे रिएक्शन, मतलब मम्मी बता रही थी कि काफी इमोशनल हो गए थे। होता है कि यार अब हर बाप की ये उम्मीद होती है कि यार उसका बेटा जो है जब वो बड़ा हो जाएगा तो कुछ ऐसा करे कि यार हमारा समाज में नाम हो जाए। हर बाप की इच्छा होती है। और बेटा भी हमेशा ज्यादातर यही कोशिश भी यही करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, या और जितने बच्चे देख, सब हमेशा यही कोशिश करते हैं कि यार हमारे पिताजी, हम कुछ ऐसा करें कि यार माता पिताजी को एक दिन लगे कि यार ये हमारा बेटा है, इसने हमारा सर ऊपर किया है। हाँ, उस टाइम पर तो ना पिताजी कह रहे यार किसी को नहीं बताओ यार, अभी यार फाइनल तो हो जाए। पापा जी अब रैंक किसी बन गई ना, तो इसमें फाइनल होने वाली सीट कितनी भी कम कर देंगे, चाहे कुछ भी कर देंगे, अपना सिलेक्शन तो नहीं रुकना। ये है उनके, अब हम किसी को रोक भी नहीं सकते। दोस्तों को कहाँ तक रोको भाई, दोस्तों को तो वैसे ही रोकना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो मैंने कहा अब तो इतने अच्छे नंबर आने पे दोस्तों को भाई मैं तो रोक नहीं सकता, आगे आप पर्सनल देख लो, बात कर लो, डील कर लो, तो डाल दी बेशक, क्या दिक्कत है। पापा जी के साथ ये था कि पापा जी को दोस्त बता रहे हैं मेरे, अरे अंकल जी मानू सिलेक्शन, मुझे नहीं पता यार, पापा जी नोटिंग कर रहे हैं हमारे। पापा जी समझ में लगे किसी को पता ना चले, फेसबुक पर डल गई तो बताना नहीं, बोले अभी फाइनल लिया जाता है। हाँ, पिताजी सोच रहे हैं इनको कैसे पता चल रही, मैं तो अभी जस्ट घर से बाहर निकला हूँ। फेसबुक पर तो तुरंत ही फैलती है बात। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब हमारे गांव में मैंने जैसे बताया, हमारे
बैकवर्ड फैमिली, बहुत ज्यादा गाँव में मतलब इतनी कुछ भी नहीं है, मतलब लाइट पानी बिजली इनकी समस्याएं रहती थी, स्कूल स्कूल है नहीं है। तो हमारे मतलब ये सिस्टम था कि मेरी जनरेशन में एकमात्र मैं इंजीनियर हूँ अभी जिसने बीटेक की हो, एकमात्र। और मेरी जनरेशन में मैं एक लड़का और है, मेरे एक चाचा जी हैं परिवार में, उनका लड़का है जिसने बीएससी वगैरह की हुई, मतलब ग्रेजुएट अगर लोगों की बात करें तो पूरे गांव में 2 ही ग्रेजुएट है, एक तो मैं और एक वो अच्छा। बीटेक वाला मैं ही हूँ। और अगर इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाओ, पिताजी की जनरेशन में, तो उस पूरी जनरेशन की अगर हम बात करें तो एक डिप्लोमा वाले और हैं, वो चाचा जी लगते हैं परिवार में, वो डिप्लोमा से इंजीनियर है, गवर्नमेंट इंजीनियर है वो। बाकी इतना ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई का है नहीं सिस्टम। और और लोगों की तो क्या बात करनी, परिवार की बात करें, घर की बात करें, घर में माता-पिताजी हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बाकी भाई-बहन वगैरह वो भी पढ़े लिखे, अंगूठा टेंगे सब। तो उनको अगर अगर मैं बताऊँ कि मैंने एग्ज़ाम में मतलब ये नंबर आ रहे हैं, ये चल रहा है, ये प्री है, मेंस है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताता नहीं हूँ कि हाँ, ये सिस्टम चल रहा है, ये वो है, उनको समझ में भी नहीं आता। मैं वो क्या करता हूँ, कुछ भी अच्छा हो जाता है, तो मैं गाँव फ़ोन करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। और हमारे जो पितृ वगैरह हैं, शिव जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, तो वहाँ जाके मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। प्रसाद के लिए बोल देता हूँ कि मैं पहुँच नहीं पाता, मैं तो फ़ोन पे बोल के प्रसाद चढ़वा देता हूँ। जब मैं जाता हूँ, तब मैं खुद चला जाता हूँ प्रसाद वगैरह तो जब प्रसाद जब चढ़ता है गाँव में, प्रसाद जब चढ़ाने के लिए हमारे घर से कोई जाता है, तो परिवार के लोग समझ जाते हैं बेटा कुछ हुआ है। वो इंडिकेशन है। मतलब उनको हो सही जाता है हाँ, बात कुछ है। ना कुछ बेटा, कुछ ना कुछ हुआ है वहाँ पे। तो वो क्या हो गया है? हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है बोले, वो आईडी लगाते, फिर कई बार मेरे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, बोले क्या हो गया? गाँव से फ़ोन किया, मैं उनको बताता नहीं कुछ, मैंने कहा ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं बोलता हाँ, बस मैंने कहा चलता रहता है, मैं चढ़ाते थे। भगवान को भी मतलब याद रहना चाहिए कि अपने चाहने वाले हैं, मतलब इसलिए चढ़ाते हैं प्रसाद। नहीं, ये ऐसी भगवान को प्रसाद चढ़ाते रहो। हाँ, ज़रूरी भी है। और बाकी वो लोग माने ना माने, लेकिन है ना, मतलब ऊपर वाली जो शक्ति है या आध्यात्मिक तौर पर इंसान को जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ख़ास करके अपने जो पितृ देवता, पितृ वगैरह जो होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ रहना आपको चाहिए। क्या ना शक्ति, आपको क्या शक्ति मिलती है वहां पे, मेन बात ये है। आप मानो भगवान को मत मानो, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जिससे हम थोड़े क्या ना प्रेरित होंगे कि हम कोई गलत काम ना करें, अच्छा काम ये करें। पॉजिटिव हम जो एनर्जी मेहनत जो कर है, रहे हैं हमें उसका फल मिलेगा, है ना। ये चीज आपको कहाँ से आएगी? पॉजिटिव उसके लिए एनर्जी आपको मिल एक एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, तो उस वही सिस्टम है। और मैं काफ़ी मानता हूँ मतलब कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं इनको, और आपको मानना भी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो ऊपर वाले को मानो, और तरीके से प्रार्थना वगैरह आपको करनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है पाराशर जी, ये सवाल है कि आपको अगर जैसे कहीं एक प्लान किया आपने कि घर वालों को घुमाने लेके जाया जाए कहीं, माताजी पिताजी को सैर करवाने, तो कौन सी जगह आप ले जाना चाहेंगे उन्हें? यार है ना, मैंने बताया मेरे माता जी पिताजी बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। तो है ना, उनको धार्मिक तो वो यहीं कहीं घूमते रहते हैं, किसी मंदिर सभी। उनको किसी अधार्मिक जगह ले जाना पड़ेगा, जैसे थाईलैंड वगैरह, इधर इधर की तरफ। अच्छा, अच्छा, मतलब धार्मिक तो घूमते रहते हैं, हम कहीं और ले जाना चाहते हैं उन्हें। हाँ यार, वो तो धार्मिक, वैष्णो देवी ले जाओगे तो उसमें आप क्या नया कर रहे हो बताओ। सही है। भगवान जी को, भगवान को आप अलग जगह दिखा रहे हो, दिखा तो हाँ, आप भगवान ही रहे हो ना। बिल्कुल। बस मतलब एक ये है भगवान ना। को दूसरे भगवान से मिलाने लेके जाने से बेटर है कि एक भगवान को कहीं अच्छी जगह और कहीं घुमाने लेके जाओ आप। जैसे मैं अभी तुम्हें कहूँ कि यार ये मैंने गाजर का हलवा बनाया है, हाँ, इसे आप कहाँ खाना पसंद करोगे? सही है, सही है। और चाहे आप हिमाचल में ले जाके खाओ इसी गाजर के हलवे को, चाहे यहाँ राजस्थान में आके खाओ, चाहे जयपुर खाओ, चाहे भरतपुर खाओ, टेस्ट तो गाजर के हलवे का वही रहना है। वही रहना है, सही है, तो बेसिकली पर्पज क्या सॉल्व हो रहा है? गाजर का हलवा खाना है, कहीं भी खा लो। तो सही है, भगवान जी के दर्शन कर लेंगे, वो तो कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। आपको कुछ टेस्ट बदले, गाजर के हलवे की जगह की वही आकर भरतपुर में आपको गाजर का हलवा मिलेगा, लेकिन वहां पर जाके आपको रसगुल्ले मिलेंगे। सही है। तो आप कुछ, तो आप तो थोड़ा-सा आप सोच सकते हो कहाँ आना-जाना खाना है। मानो, हाँ, तब मानो कि हाँ, आना सफल हुआ है उन्हें यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तभी तो। सही है, बिल्कुल सही है। और एक चीज़ है कि अपनी जो ज़िंदगी जिस हिसाब से अपन हाई रफ़्तार में ज़िंदगी चल रही है, कई लोग ये मानते हैं कि हम जब शहर में रहते हैं, तब वो शहर का जो माहौल है, मतलब जो रफ़्तार है शहर की, वो इतनी हाई रहती है कि हम है ना, मतलब खुद को भूल जाते हैं थोड़ा-सा। खुद की जो चीज़ है ना, खुद पे एनालाइसिस नहीं कर पाते। इसके कंपैरिज़न में अगर हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा-सा सिटी से बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है खुद के लिए, सोचने-समझने के लिए। नहीं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना आपको सेल्फ एनालिसिस कराने के लिए। ये भी सही है, वो बताते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वो याद दिलाते क्या रहते हैं। पहन रखा है तुमने, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, वो सब बताते हैं। वो ये याद दिलाते रहते हैं। ये हाँ, सही। जैसे मैं जाता हूँ ना तो सेल्फ एनालिसिस करवाते हैं कि भाई अब तो तू सिगरेट पी लेता होगा,
ये नहीं पूछेंगे कि सिगरेट पीता है क्या, अब तो पी पी लेता लेता होगा होगा। तो पी ले। हाँ, अब तो यार मानो बियर बियर तो पी लेता होगा, दिल्ली में नौकरी रह रहा लगी है। फिर चल जाती होगी बोले। हाँ, तो वो ऐसे इस तरह से सेल्फ एनालिसिस कराते रहते हैं। गाँव गाँव का मतलब गाँव में ये सिस्टम है, बोला चाली बहुत अच्छी हो जाती है। शहरों में इतना मतलब नहीं होता है किसी को किसी से। बिल्कुल भाई, ये किसी का घर बन रहा है, आप उसकी छत तक जा सकते हो, जब तक उसका गेट नहीं लगता ना तब तक वो घर आपका ही है, उतना ही है जितना उसका है। बिल्कुल। जब जब जिस दिन गेट का गृह प्रवेश हो जाएगा, आपको दावत मिल जाएगी, उस दिन के बाद वो रहने लायक है, नहीं तो तब तक हमारा भी उतना ही अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे में उतने अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। ब ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ का कभी आपने एनालिसिस किया हो, देखा हो कि हमारे क्या है कि हम जो होते हैं ना खुद, मतलब अंदर से जो कुछ भी हैं हम, वो 10 साल की उम्र में भी हम वही थे। 15 साल की उम्र के अंदर जो हमारे अंतरात्मा वही थी, 20 साल में भी वही है और 25 साल में भी आकर के वही है। तो वो अंतरात्मा जो है वो तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, हमारे फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बदलाव होता रहता है। लेकिन उस अंतरात्मा की जो सोच है ना, मतलब विचारधारा जो है वो कहीं न कहीं बदलती चली जाती है थोड़ी-थोड़ी समय के साथ में। यहाँ पर लोग कई ये बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर 20-21 साल के जब रहते हैं तब आपकी विचारधारा थोड़ी अलग रहती है, कुछ अलग चलता है विचारों में, मन अलग होता है। 30-35 साल में जाते-जाते वो चेंज हो जाती है। तो आपका इसमें आपकी आपका क्या सोच है इस बारे में कि अंतरात्मा जो है उसमें परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं सभी लोग। आपको क्या लगता है कि एक हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, जो मूल बिंदु है, वो बदलता है, नहीं बदलता है? यार मैं बताऊं, हम जब 10 साल के होते हैं ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, हमें लेकर नीचे उतर रहे तो उतर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें जो काम करना है वो करना है ना। तो लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे ऊपर की जिम्मेदारी आ जाती है, हम क्या एक्टिंग करना सीख जाते हैं। 10 साल के हैं, हमारे को थप्पड़ मारेगा, हमारे साथ कोई चोट होगी तुरंत नहीं रोएंगे, दाड़ मार के है ना, नीचे लेट के हिलने लग जाएंगे, नहीं नहीं ये करना है तो करना है। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं ना, हमारे हर चीज पे दिमाग हो जाता है हमारा कि साला चलें तो कैसे चलें, है ना, हिलें तो कैसे हिलें, कोई ऐसा ना सोच ले, कोई वैसा ना सोच ले, ठीक है ना। वो जिम्मेदारी आ जाती है तो हम क्या ना एक्टिंग करना सीख जाते हैं हर चीज की, कि हम दुखी भी हैं तो यार सामने वाला ये ना सोचे, तो इसलिए दुखी नहीं होंगे, हम दिखाएंगे नहीं, है ना। तो बेसिकली अंतरात्मा तो आपकी रहती है, दुखी आप तब भी होते हो, खुश आप तब भी होते हो, लेकिन आप कितना एक्सप्रेस करते हो, कितनी एक्टिंग करते हो, कितनी चीजें हाइड कर लेते हो, ये सारी चीजें आप सीख जाते हो। जैसे सुना है ना कि जब आप ज्यादा पैसे वाले हो जाते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं हर बात पे हंसने लग जाऊं तो लोग पागल समझें कि यार इतना पैसे वाला है। क्योंकि जो गरीब होता है वो खुल के हंस सकता है, पैसे यस, वाला होता है वो सेंटीमीटर में मतलब मुस्कुराता है, यार इसने जो बात कही है 1 इंच मुस्कुराऊं या 2 इंच मुस्कुराऊं या आधा इंच मुस्कुराऊं, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। मतलब उसकी बात है मुस्कुराने वाली बात। गरीब वाला समझ खुल के चाहे हल्की सी बात हो पूरे जानते हंसेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सेम ये है कि हम एक्टिंग करना सीख जाते हैं बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से। हुँ, हुँ। बेसिकली मैं तो चाह रहा हूँ कि एक्टिंग में तो खैर ना ही सीखूं तो ज्यादा बढ़िया है यार। हाँ, जो भी है आपके सामने है, जो भी इमोशंस हैं, मतलब जो भी आपका है, वो रियलिटी सामने वाले को दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें कारण है। रियलिटी जो है आप ही खुद सोच लो कि हाँ, मैंने शायद छुपा लिया है और आगे वाले को पता नहीं, लेकिन आगे वाले को फिर भी पता चल ही जाता है कि यार क्या है, क्या नहीं, और क्या, सही रियलिटी क्या बात है। है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी लेट पता चलेगी, रियलिटी पता चल जाएगी। तो जो है वो सच है, सही वो बात है, बताने में किसी को हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये सच्चाई है। बिल्कुल। हकीकत बात है, जो है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थी वर्ग है, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, उन्हें कुछ न कुछ काम की बातें आज ज़रूर सुनी होंगी, देखी होंगी और उनको समझेंगे, और आने वाले जो समय है, उसमें इन चीज़ों को जो है ऐड करेंगे अपने जीवन में। तो मयंक पाराशर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बना जी, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। इस काम से मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फायदा होगा, जो मुझे लगता है वास्तव में, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, मुझे भी कई लोग कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमारे पास एक कमी है, कई लोगों के साथ है, मतलब हम लोग तो बहुत लकीली हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, है ना, एटलीस्ट फैमिली सपोर्ट पूरा है ना। तो कई लोग हैं जिनके पास नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है कि भाई लोग किस बेस पे खड़े हैं, किसको कितनी मेहनत के बाद जो मिले। तो आप जैसे लोग हैं जो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन है कम हो, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं,
है ना। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक भाई, जो भी आप काम कर रहे हो अच्छी तरीके से सफल हो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इससे है ना जो सफलता मिले, और जो आपके सभी स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए उनको वेरी बेस्ट ऑफ लक, जो हमें सुनेंगे कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन होकर पढ़ना, थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना, ज्यादा लेवरियस मेहनत नहीं करनी, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। अगर कोई शॉर्टकट अपना रहा है तो ये भूल जाओ, लेकिन मेहनत सबको करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंसली करो, थोड़ा सोच के करो कि आप क्या कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करो। और गाइडेंस देने के लिए आपके पास मना जी हैं, और भी जो आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। जो आपको टॉपर चाहिए हम टॉपर ले आएंगे टेंशन फ्री रहो, है ना, बस अपनी पढ़ाई करो। तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मना जी आपके लिए भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक पाराशर जी। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे लिए मतलब सपोर्ट जो है, बैकअप जो है, वो बैकअप टीम हमारे साथ रहनी चाहिए हमेशा। आप जैसे लोग जो अभी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे साथ होने चाहिए। उसका कारण ये भी है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं उनको एक मोटिवेशन या ऐसा कोई चाहिए होता है कि हाँ, ये इंसान वर्क कर रहा है या ये सिलेक्टेड है, तो ये हमें थोड़ा सा अप्रोच करे, थोड़ा सा हमें बताए क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम भी उस पोजीशन में जाने वाले हैं। वो जगह, वो सीट कैसी होगी जिस सीट पर ये बैठते हैं, कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसा डिपार्टमेंट में वर्क कैसा करना है, तो ऐसी जानकारी वो चाहते हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हमसे जुड़े रहे रेगुलर बेसिस पे, और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो ऐसी टिप्स जो है आपको मिलती रहे, वीडियोस जो है आपको प्रॉपर वे मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।